हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू रीस्टार्ट। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आज के बेहतरीन से वीडियो लेक्चर में हम देख रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी सारे एग्जांपल्स, ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन के साथ हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जितना आप शेयर करोगे, जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, जितने आपके लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का जरिया है, प्रोत्साहन मिलते रहता है हम सबको। हम सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर नोट्स और काफी सारी छोटी मोटी बातें होते रहती हैं, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना फॉर एनी अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इज मैटर अराउंड अस प्योर? आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके टेक्स्ट बुक में क्या पूछा है? हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस या मिनरल वाटर, जूस। गणेश चतुर्थी के दिन हम ये शूट कर रहे हैं, तो कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। बॉम्ब ब्लास्ट मतलब पटाखे फूट सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी डर गया 2 मिनट के लिए कि क्या हो गया। एनीवे, आप मार्केट गए मम्मी के साथ, आपने ये सारी चीजें खरीदी, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे, कैसे जज करोगे कि ये सारी चीजें प्योर है? प्योर का मतलब क्या? हम साधारण लोग हैं, कॉमन मैन हैं, कॉमन पीपल हैं। हमारे लिए प्योर का मतलब क्या होता है? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। मतलब हमने जो भी चीजें खरीदी उसमें कोई मिलावट नहीं है। आपको पता है ना, जमाना बड़ा खराब आ गया है, मिलावटी चीजें मिलती हैं आपको मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है मिलावटी नमक। नमक में क्या करते हैं? आटा मिला देते हैं। चौक पाउडर पता है आपको? लिखने का जो चौक होता है, बोर्ड पे लिखते हैं, वो चौक का पाउडर मिला देते हैं सॉल्ट के अंदर। डिटर्जेंट मिला देते हैं। ये सारी चीजें डाल दी जाती हैं सॉल्ट के अंदर ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए एंड कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो ये मिलावटी नमक मार्केट में मिलता है। उसी तरह से घी की बात करें, घी के अंदर आपको पता है, वैसे तो हम शुद्ध घी, देसी घी, गाय का घी खाते हैं, लेकिन इसके अंदर वनस्पति घी ऐड कर दिया जाता है, डालडा बोलते हैं उसको, डालडा ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। उसी तरह दूध में आपको पता है पानी डाल दिया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। दूध के अंदर भी आटा डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। दूध के अंदर डिटर्जेंट भी डाला जाता है। डिटर्जेंट क्यों डालते हैं? ताकि झाग, फ्रॉथ जिसको बोलते हैं, घर पे आप कपड़े धोते हो तो झाग आता है ना, तो वैसा झाग दूध में दिखाई दे, इसलिए डिटर्जेंट भी ऐड करते हैं। तो ये सारी मिलावटी चीजें हैं। ठीक है। सॉल्ट के अंदर क्या डाला था? चॉक पाउडर, चॉक का पाउडर। तो इसको हम, ये जो मिलावट है खाने पीने की चीजों में, इसको हम क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेशन। इसको बोलते हैं एडल्टरेशन, मिलावट। सही बात है। सो फॉर अ नॉर्मल पर्सन, कॉमन पर्सन, जो हम मार्केट में जाके खरीदते हैं, हमारे लिए प्योर का मतलब क्या है? कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। मैंने नमक मांगा, मुझे नमक मिला, घी मांगा, घी मिला, दूध मांगा, दूध मिला, प्योर दूध विदाउट एनी मिलावट। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की, नमक है, घी है, दूध है, मिनरल वाटर है, या सोडा है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूट जूस है, ये सारी चीजें हैं। फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग चीजों का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, प्योर नहीं है। एंड दे आर नॉट प्योर। फॉर अ साइंटिस्ट प्योर का मतलब अलग होता है। आपको बताऊं, अभी हमने दूध की बात की। मैं अगर गाय का दूध डायरेक्ट निकाल के लेता हूं तो मेरे लिए वो प्योर मिल्क है। फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ नॉर्मल पर्सन मेरे लिए गाय का दूध प्योर है। लेकिन फॉर अ साइंटिस्ट इट इज अ मिक्सचर। दूध में क्या क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ पानी है, फैट है, प्रोटीन है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लिख देता हूं, दूध में आपको सारे तत्व मिल जाएंगे। आपको उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको आप कार्ब्स भी बोलते हो। उसके अंदर आपको प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, आपको वाइटामिन मिलते हैं, आपको मिनरल्स मिलते हैं। दूध के अंदर आपको सारे तत्व मिल जाते हैं। ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। उसी तरह से घी की बात करें, मैंने गाय का दूध निकाला, शुद्ध दूध, प्योर मिल्क, एंड उसका मैंने घी बनाया, तो मेरे लिए वो प्योर है। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए वो मिक्सचर है। तो देखिए, घी इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। धमाके की आवाज आपको आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, कमेंट में जरूर बताना। वो तो वीडियो एडिट करूंगा तब समझेगा कि धमाके का आवाज कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तो काफी जोर से आया। तो घी के अंदर क्या है? अलग अलग टाइप के फैट्स मिलेंगे आपको, फैटी एसिड्स मिलेंगे। एक ही टाइप का नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो घी इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड अदर माइनर कंपोनेंट्स लाइक विटामिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, मिनरल वगैरह भी होंगे। ठीक है। तो घी भी एक मिक्सचर हो गया। उसी तरह से मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बात करूं, सोडा की बात करूं, ठीक है, कोको कोला की बात करते हैं या फिर थम्स अप की बात करते हैं, एनी ऑफ दोस थिंग्स, इट इज ऑल्सो मिक्सचर। एक तो इसके अंदर आपको पानी मिलेगा,
पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है, तब जाके वो सोडा बना है, तो इसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, इसके अंदर आपको शुगर भी मिलेगा, शुगर तो भरपूर मात्रा में होती है, एंड फ्लेवर, एसेंस, फ्लेवर, विटामिन, मिनरल विटामिन तो नहीं होते हालांकि, लेकिन हाँ मिनरल्स हो सकते हैं थोड़े, सॉल्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अगेन जो कोल्ड ड्रिंक था, इट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसी तरह से समुंदर के पानी की बात करूं, सी वाटर, चलो ये कौन सा वाटर है, कौन सा वाटर है, सी वाटर। सी वाटर में भी आपको पहले तो पानी मिला, ठीक है, पानी के अंदर आपको बहुत सारे, ढेर सारे सॉल्ट्स एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। अच्छा, समुंदर गए हो कभी, तो समुंदर के पानी में आपको थोड़ी थोड़ी रेती भी मिलती है, सैंड, तो इसके अंदर आपको सैंड भी मिलेगा, पानी है, सॉल्ट है, मिनरल है, सैंड है, और क्या होगा आपको पता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इस समुंदर के पानी में मछलियां रहती हैं, तो मछलियों को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, तो इसके अंदर आपको ऑक्सीजन भी डिजॉल्व मिलेगा, एंड थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, एंड थोड़ी थोड़ी और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कुछ मछलियां मरी होंगी, उनका डेड बॉडी डिकम्पोज हो रहा है, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। सो सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस। उसी तरह एक पत्थर ले लो, कोई भी एक पत्थर, एक मिनरल रॉक इसको मैं बोलूं अगर, मिनरल रॉक, तो इसके अंदर भी अलग अलग मेटल के सॉल्ट्स एंड कंपाउंड्स एंड कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, ऑक्साइड्स, कितनी सारी चीजें होंगी। सो इट इज ऑल्सो मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर में कंपोजिशन फिक्स नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूं कि ऊपर वाले पत्थर में एग्जाम्पल के तौर पे 70% कैल्शियम कार्बोनेट है एंड 30% सिलिका है, तो नीचे वाले पत्थर में 60% CaCO3 हो सकता है एंड 40% सिलिका हो सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो कंपोजिशन फिक्स नहीं है ना, मिक्सचर में ये जो सारी चीजें मिश्रण हो रहा है उसका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर कोई चीज ज्यादा हो सकती है, कोई चीज कम हो सकती है, फिक्स्ड मात्रा में नहीं डाली जाती, इसीलिए तो उसको मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। भेल, भेल खाई आपने, वो क्या है, इट इज अ मिक्सचर। कभी कुरमुरा ज्यादा गिर गया, कभी सेव ज्यादा गिर गई, कभी चटनी ज्यादा गिर गई, कभी तीखा ज्यादा हो गया, कभी मीठा ज्यादा हो गया, प्रपोर्शन फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। आज भैया ने बहुत अच्छी भेल बनाई है, कल ज्यादा तीखी बना दी, या फिर नमकीन बना दी, या जो भी है, मतलब समझ पा रहे हो आप? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सॉइल की बात करें, सॉइल, सॉइल में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक तो उसमें आपको मिट्टी तो मिल ही रही है, मिट्टी के साथ साथ मिनरल्स हैं, वैसे तो मिट्टी ही मिनरल है एक टाइप की, ठीक है, मिनरल हो गया। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर भी होगा उसके अंदर, कुछ प्लांट्स मरे होंगे, उनका डेड बॉडी होगा, कुछ एनिमल्स मरे होंगे, चींटियां होंगी, है ना, छोटा छोटा कहीं पे चूहा मर गया, कोई अर्थवर्म मर गया, तो उनका डेड बॉडी होगा, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर आ गया। इसमें बैक्टीरिया भी मिलेंगे आपको, इसमें आपको फंगस भी मिलेंगे, इसमें आपको वाटर भी मिलेगा, तो ढेर सारी चीजें आपको सॉइल के अंदर मिलती है। यस और नो? सो इट इज ऑल्सो मिक्सचर। प्योर क्या है? एज अ साइंटिस्ट अगर मैं सोचूं, अगर मैं एक साइंटिस्ट हूं, तो मेरे लिए प्योर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। मिनरल वाटर भी अगर मैं बाहर से 20 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल लेता हूं, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। मुझे बताओ, मिनरल वाटर के अंदर आपको पानी मिलेगा, लेकिन पानी के साथ साथ आपको डिजॉल्व्ड मिनरल्स मिलते हैं, क्या ये बात बराबर है? तो मिनरल वाटर जो मैं बाटली बाजार से लाया, इट इज अ मिक्सचर। मिनरल वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ओनली वाटर, H2O, प्योर, इसको मैं बोलता हूं प्योर सब्सटेंस। ये है प्योर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ नहीं है, मिनरल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग, प्योर वाटर, ये हुआ प्योर सब्सटेंस। उसी तरह से मैं प्योर ऑक्सीजन की बात करूं, जिसके अंदर सिर्फ O2 है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हुआ प्योर सब्सटेंस। उसी तरह गोल्ड की बात करूं, 24 कैरेट गोल्ड, कई लिखते हैं ना, हाँ 24 कैरेट गोल्ड, 999.9 प्योरिटी, ये हुआ प्योर गोल्ड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा, ये है प्योर सब्सटेंस। उसी तरह से डायमंड, डायमंड क्या होता है? कार्बन से बना होता है डायमंड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, नथिंग एल्स। जितना भी डायमंड आपको दिखता है, ये पूरा का पूरा डायमंड, इसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं, कार्बन एटम्स, ये है प्योर सब्सटेंस।
उसी तरह शुगर की बात करूं, एकदम सिंपल चीज, घर पे आपके शुगर आती है, ठीक है, उसके अंदर भी मिलावट हो सकती है, एडल्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्योर शुगर कहीं से लाई तो उसके अंदर आपको C6 नहीं, ये तो ग्लूकोज हो गया। घर पे जो हमारे शुगर आती है वो होती है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। घर पे जो शक्कर आप ले आते हो, चीनी ले आते हो प्योर, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज, नथिंग एल्स। तो ये हुआ प्योर सब्सटेंस, शुगर, ओनली शुगर, नथिंग एल्स, C12H22O11, ये इसका एक मॉलिक्यूल हो गया सुक्रोज का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये होता है प्योर सब्सटेंस। उसी तरह से कॉपर की बात करें, आपको दिख रहा है कॉपर, कॉपर एक मेटल है, एक एलिमेंट है, एंड ये कॉपर का एक अगर पाइप मैंने लिया है या कॉपर का कोई छोटा सा मटेरियल मैंने लिया है तो उसके अंदर क्या रहेगा? प्योर कॉपर, ओनली एंड ओनली कॉपर के एटम्स, नथिंग एल्स। ये हुआ प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? प्योर है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑल द constituent particles of a pure substance are the same in their chemical nature। मतलब ये जो कॉपर का छोटा सा पाइप है, इसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल कॉपर के हैं, कॉपर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑल द constituent particles are same and have the same chemical nature। तो सारे के सारे कॉपर पार्टिकल्स केमिकली सेम है ना, कॉपर के एटम्स हैं, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यस और नो। उसी तरह डायमंड के अंदर कार्बन है, सारे के सारे कार्बन एटम सेम है, सेम केमिकल नेचर है। उसी तरह गोल्ड के एटम्स हैं, सेम केमिकल नेचर। ऑक्सीजन की बात की, वाटर की बात की, सुक्रोज की बात की, ये सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम होते हैं एंड हैव सेम केमिकल नेचर। क्या बात बराबर है? तो हम क्या बोलते हैं? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। डायमंड में कार्बन है, गोल्ड में गोल्ड के एटम्स, कॉपर में कॉपर के एटम्स, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, और कुछ भी दूसरा नहीं आएगा, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर भी बोलते हैं। आई होप यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर है कि एक मिक्सचर क्या होता है और एक प्योर सब्सटेंस, एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, उसमें दूसरा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह घर पे आपके नमक आता है NaCl, सिर्फ और सिर्फ नमक अगर आप लेते हो, प्योर नमक विदाउट एनी मिक्सिंग, आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेना है, सिर्फ सॉल्ट, सिर्फ सोडियम क्लोराइड, ये प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर दूसरा कुछ नहीं है। ये हुआ सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो एक मिक्सचर क्या है, पहले हम मिक्सचर्स की बातें करेंगे। आज का जो लेक्चर है, हमारा जो चैप्टर है, उसमें सबसे ज्यादा मिक्सचर की बातें हुई हैं। प्योर सब्सटेंस की बातें अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में होंगी, एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, यहां पर ज्यादा हमने डिस्कशन मिक्सचर का किया है कि एक मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के अंदर अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर दो अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग कंपोजिशन में, इसको ही बोलते हैं मिक्सचर। मतलब क्या? आपने नमक लेके, आपने नमक लिया, आपने क्या लिया? सॉल्ट। सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? प्योर NaCl। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस। आपने पानी भी लिया, ये क्या लिया? पानी, वाटर, H2O, और ये भी क्या है? प्योर है। आपने दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं मिक्सचर। नमक का पानी, सॉल्ट वाटर, क्या है? मिक्सचर है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। हाँ या ना? आ रही है ना? चलिए, डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड को, नमक को पानी में डिसॉल्व किया जाए, दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सिंपली नमक के पानी को आपने इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। ये आपको एक ऐसा कंटेनर दिख रहा है यहां पे, ऐसा ये कंटेनर दिख रहा है, ये वाला। इसके अंदर आपने नमक का पानी डाल दिया, सॉल्ट वाटर डाल दिया, तो धीरे धीरे वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा एंड क्या बचेगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट को आप सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेस, इवेपोरेशन। सिंपली पानी को उड़ा दो, इवेपोरेट हो गया, आपके पास नमक वापस आ गया। लेकिन ये जो नमक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस है एंड उसमें से आप सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस। ये जो NaCl बनता है, आपको पता है ये एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड। इसको आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हो लेकिन बाय केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ पाओगे। आपने हथौड़ी ले ली या आपने आरी ले ली, आपने चाकू ले लिया, आपने उसको मारा, पटका, आपने उसको गर्म किया, आपने उसको डिसॉल्व किया, आपने उसको इवेपोरेट किया, कुछ भी कर लो, कोई भी फिजिकल प्रोसेस कर लो, आप इसको तोड़ नहीं सकते।
आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको एक केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा। फिजिकल प्रोसेस से आप किसी प्योर सब्सटेंस को तोड़ नहीं सकते। यही मुद्दा है। आपको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मजेदार चैप्टर है ना? चलिए, तो अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। एक होता है सोल्यूशन, ठीक है, कमलेश वाला सोल्यूशन, वो वाला सोल्यूशन नहीं है ये। क्या होता है हम बात करेंगे। सोल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलॉइड है। कोलॉइड, इन तीनों के बारे में हमें बात करनी है, सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले सोल्यूशन क्या है। आपने फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4। कॉपर सल्फेट के ब्यूटीफुल ब्लू कलर के क्रिस्टल्स दिखते हैं आपको इस तरह से। कॉपर सल्फेट इज अ प्योर सब्सटेंस। और आपने पानी लिया, ये क्या है? ये है पानी। पानी इज अ प्योर सब्सटेंस। कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर आपने डिसॉल्व कर दिया, आपने एक मिक्सचर बनाया, है ना। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। डेफिनेशन आपको याद करनी है। आपने कॉपर सल्फेट को पानी में डाला और आपने उसको बराबर से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसॉल्व होने के बाद आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन के अंदर जितना भी कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स है, वो सब पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेरी बात सुनिएगा, आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या बताया? जितने भी कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। आपको समझ में आ रही है बात? ये सारे पार्टिकल्स क्या हो गए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। एंड पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो आपको पार्टिकल की साइज छोटी है, तो आपको पार्टिकल दिखाई देगा नहीं, वो डिसॉल्व हो चुका है। अब वो पार्टिकल नहीं दिखेगा आपको सॉल्यूशन दिखेगा ब्लू कलर का, जिसमें सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसको हम एक ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिनिमम 2 सब्सटेंस तो चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनस का मतलब क्या? कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, डिस्पर्स हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने अगर एक सैलेड लिया, ठीक है, वेजिटेबल सैलेड, फ्रूट सैलेड, कोई भी टाइप का सैलेड ले लो या भेल ले लो। मुझे बताओ, आपको एक बात यहां पे दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा आपको? ये पोमोग्रेनेट दिख रहा है? पोमोग्रेनेट दिख रहा है? पोमोग्रेनेट कहीं कहीं पे ज्यादा है, कहीं कहीं पे कम है। क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं। एक साथ 4 दिख रहे हैं, फिर कहीं कहीं पे नहीं है, ये पूरा खाली है, यहां पे कुछ नहीं है। फिर यहां पे 5-6 एक साथ दिख रहे हैं, यहां पे 2 दिख रहे हैं, यहां पे 3 दिख रहे हैं, यहां पे पूरा खाली है, यहां पे पूरा खाली है, यहां 3 दिख रहे हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हेटेरोजेनस बोलते हैं। जहां पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। मुझे बताओ, पोमोग्रेनेट तो एक बात है सर, पोमोग्रेनेट तो एक बात है, लेकिन यहां पर आपको पत्ते भी दिख रहे हैं, अंदर लेट्यूस के पत्ते होते हैं। सैलेड के अंदर क्या डालते हैं? लेट्यूस भी डालते हैं, और भी चीजें डालते हैं, केल वगैरह भी डालते हैं। मुद्दा वो नहीं है कि डाला क्या है, मुद्दा यह है कि यहां पे पत्ते ज्यादा हैं, यहां पर पत्ते ज्यादा हैं, यहां पर पत्ते ज्यादा हैं, पत्ते भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो सैलेड क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं हो रहा है। ऑयल एंड वाटर, ये ऑयल है, ये वाटर है, क्या ये दोनों मिक्स हो रहे हैं बराबर से? नहीं। एक मिक्सचर तो है, पानी के ऊपर ऑयल फ्लोट हो रहा है, आपने मिक्सचर बना दिया, इसको भी मिक्सचर बोल सकता हूं मैं। ये जो है इसको मैं मिक्सचर बोल सकता हूं, लेकिन क्या ये पूरी तरह मिक्स हुआ है? नहीं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ऑयल का? नहीं है। तो ये क्या है? ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। बहुत ही मजेदार बात है। होमोजेनस का मतलब क्या? होमोजेनस का मतलब क्या? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या? इसके अंदर जो चीजें हमने डाली हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। आपने कॉपर सल्फेट डाला, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। आपने पानी डाला,
ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। आपने अगर कुछ और डाल दिया, आपने अगर इसके अंदर NaCl भी डाल दिया तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये सारी चीजें इक्वली मिक्स हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। इज दिस सुपर क्लियर? सॉल्यूशन क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। शुगर में क्या होता है? मैंने आपको बताया सुक्रोज होता है, सुक्रोज फॉर्मूला भी बताया, C12H22O11 H22O11। शुगर को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। शुगर वाटर इज अ सॉल्यूशन। उसी तरह से इसके अंदर आपको क्या दिखती है? होमोजेनिटी। शुगर वाटर के अंदर ये क्या है? शुगर वाटर है। आपने शुगर को डिसॉल्व किया, उसके बाद आपको शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि दे विल बी नॉट सीन विथ नेकेड आइज, आपकी आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा। एंड दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। यही बात होता है होमोजेनस मिक्सचर का। एकदम क्लियर हो गई बात? चलो, अब सॉल्यूशन में देयर आर टू कंपोनेंट्स। बेसिक सॉल्यूशन में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या? जो चीज ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप घर पे आपने एक बीकर लिया, एक गिलास लिया, उसमें आपने पानी डाला, ठीक है, वाटर, एंड वाटर के अंदर आपने 2 ग्राम शुगर डाला। तो मुझे बताओ, पानी आपने 100 ml लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, पानी आपने 100 ml लिया, उसमें आपने 2 ग्राम शुगर डाला, तो पानी ज्यादा है। आप पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट। जिसके अंदर चीज डिसॉल्व होती है, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, वो आपका सॉल्वेंट है। एंड जो चीज डिसॉल्व होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये शुगर सॉल्यूट है। शुगर को डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो सॉल्यूट है। पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आई? वेरी सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया मैंने। चलिए, सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। ठीक है, जिस कंपोनेंट में डिसॉल्व किया जाएगा दैट इज द सॉल्वेंट। एंड यूजुअली इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा, सॉल्यूट हमेशा कम होता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या है? कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे शुगर को आप डिसॉल्व करोगे, किसमें करोगे? वाटर। सो वाटर इज योर सॉल्वेंट एंड शुगर इज योर सॉल्यूट। एंड सॉल्यूट इज यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। कम मात्रा में होगा आपका सॉल्यूट, ज्यादा मात्रा में होगा सॉल्वेंट। यही बात है, बेसिक बात। ठीक है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहां तक बात समझ में आई? ज्यादा कुछ किया क्या हमने? नहीं। हमने पहले बताया कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? एक ही प्रकार का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा विथ सेम केमिकल नेचर। एग्जांपल भी दिए मैंने, गोल्ड है, डायमंड है, पानी है, सॉल्ट है, शुगर है, ये सारे प्योर सब्सटेंस है। ऑक्सीजन है, कॉपर है, एक ही टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सेम केमिकल नेचर वाला। ठीक है, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिक्सचर बताया। सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कोलॉइड होता है। सॉल्यूशन में हमने क्या किया? होमोजेनस मिक्सचर बनाया। याद रखना ये बात, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूट के पार्टिकल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है इन द सॉल्वेंट। ये होता है आपका सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया? अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आप एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट। सिंपल बात, शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। और भी प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ एग्जांपल हमने यहां पे लिए हैं।
अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडाइन, आयोडाइन क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, इन एल्कोहल, एल्कोहल एक लिक्विड है, तो यहां पर भी सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बन रहा है, आयोडाइन को एल्कोहल के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, इसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इस तरह से बॉटल आती है आयोडीन टिंचर के। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। अगर आप कहीं गिर गए, आपको कोई जख्म लगी, चोट आ गई, तो उसके ऊपर अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो पहले तो ब्लड को स्टॉप किया जाता है ना, कॉटन वगैरह लगा के पहले आप ब्लड को स्टॉप करोगे। ब्लड स्टॉप होने के बाद आप जब आपकी जो चोट है, जख्म है, उसको जब आप साफ करते हो तो ये टिंचर आयोडीन यूज किया जाता है। इट इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब क्या, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, किसी इन्फेक्शन को ग्रो होने नहीं देगा, इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा। डेटॉल को लगाते हैं, पता है, सेवलॉन लगाते हैं, उसी तरह से टिंचर आयोडीन भी यूज किया जाता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। वुंड, वुंड होता है ना, जख्म मतलब क्या, वुंड, उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है टिंचर आयोडीन। कैसे बनता है, आयोडीन को एल्कोहल में डिसॉल्व करके। तो मुझे बताइए, आयोडीन इज द सॉल्यूट, एल्कोहल इज द सॉल्वेंट। क्या ये बात बराबर है? बहुत सिंपल बात है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। यहां तक कि जितनी बातें की हैं सारी एकदम आसान बातें की हैं मैंने, कुछ भी आपको मुश्किल नहीं बताया है, ठीक है। चलिए, एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड मतलब क्या, सोडा, सोडा की बात कर रहा हूं, सोडा वाटर। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज द सोल्यूट। आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं, आपका जो ये सोडा है, सोडा, सोडा में आपने वाटर तो लिया था, उस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द सॉल्यूट, इट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो ये कैसे टाइप का मिक्सचर हुआ, ये हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। CO2 इज द सॉल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए, एयर की बात करें, हवा, एयर क्या है, आप सोच के बताओ पहले, आप ना कमेंट में सोचो, एयर क्या है। एयर में सारी गैसेज है ना, सारी की सारी गैस ही है, तो इसको मैं गैस इन गैस बोल सकता हूं। गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन ही है, ये भी एक मिक्सचर है, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, बहुत सारी गैसेज होती है, दुनिया भर की गैसेज है। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगा आपको, 78%, कितना है, यहां पे लिखता हूं 78% है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन दिखता है, कितना परसेंट है, 21% है। उसके बाद आपको CO2 तो मिलता है, CO2 का परसेंटेज इज वेरी लेस, 0.003% के आसपास होता है, 0.002 या 0.003% ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। एंड और भी चीजें हैं, आजकल तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, CFCs, ये सारी चीजें मिलती हैं, धुआं मिलता है, स्मोक मिलता है, डस्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे जो मेन कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो आपको ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%, ये आपके मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेजर कंस्टिट्यूएंट। एंड अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। आपको पता है नोबल गैसेज जो हैं, नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये भी आपको मिलती हैं। और भी कई तरह की गैसेज हैं जो आपको एयर में मिलेंगी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट गैसेज, बहुत सारी। मेजर क्या है, ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपका मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, मेन कंस्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, मेन कंस्टिट्यूएंट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहां तक बात समझ में आई। एक और इंटरेस्टिंग बात, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन समझिए आप, ठीक है। ये मैंने आपको दिख रहा है, यहां पे नमक लिया, फिर सॉल्ट को मैंने एक स्पून में लिया, फिर उसको मैंने पानी में डाला, उसको मैंने स्टर किया। स्टर मतलब क्या, मिक्स किया, घुमाया, चम्मच से घुमाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टरिंग। ग्लास रॉड से घुमाते हैं, स्टरिंग। तो आपका जो भी नमक था वो डिसॉल्व हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब तो आप समझते हो ना कि ये जो आपका सॉल्यूट था, उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इसको ही हमने क्या बोला, होमोजेनस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर, सो दे कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ये पार्टिकल आपको दिखने वाले नहीं है, क्यों,
बहुत छोटे हैं। सर कितने छोटे हैं, कितने छोटे? स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। सर ये 1 नैनोमीटर मतलब क्या? देखो 1 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, आपको दिखने वाले नहीं हैं। सर 10 टू द पावर -9 मतलब 10 टू द पावर -9 हंसा, इसका क्या मतलब है? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 9 डिजिट, इसको बोलते हैं 10 टू द पावर -9। 8 जीरो हैं और बाद में 1 है, कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, आपको दिखने वाला नहीं है। फिर क्या बात की है? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। मजेदार कंसेप्ट है, अभी ध्यान से सुनना, मजेदार कंसेप्ट। आपको पता है इंसिडेंट लाइट मतलब क्या? जो लाइट आ रही है उसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ये लाइट आ रही है, इस तरह से आ रही है, ठीक है। पहले तो मैं आपको स्कैटरिंग क्या होती है वो बताता हूं। अगर आपकी आंख यहां है, ये आपकी आंख है, आंख, आप यहां से देख रहे हो, ऐसा करके, ऐसा करके देख रहे हो, ये लाइट सीधी जा सकती है, ठीक है, लाइट की बीम है, लेजर है फॉर एग्जांपल, ये सीधा का सीधा चला जाएगा, जब तक ये आपके आंखों में नहीं जाएगा, जब तक ये आपके आंखों में नहीं जाएगा आपको दिखेगा नहीं। क्या ये बात आप मानते हो? जब तक लाइट आंखों पे पड़ती नहीं है आपको वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे एक पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, अरे हाँ साफ नहीं हो रहा है, यहां पे एक पार्टिकल है, ठीक है, बड़ा पार्टिकल है, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है, लाइट उससे टकरा के बिखर जाती है। इसको आप एक सिंपल तरीके से अगर समझो, ये रिफ्लेक्शन जैसा है। रिफ्लेक्शन नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये रिफ्लेक्शन जैसा है। लाइट इससे टकरा के बिखर गई, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। बिखरने के बाद ये लाइट आपके आंखों में आई, देखो वैसे तो वो सीधी जा रही है, लेकिन सीधी जाते जाते थोड़ी थोड़ी लाइट, सारी की सारी नहीं, लाइट, मेरी बात समझना, लाइट सीधी तो जाएगी, सीधी तो जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बिखरेगी, रिफ्लेक्शन होगा, स्कैटरिंग होगी। रिफ्लेक्शन मत बोलो, लेकिन इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक छोटा सा पार्टिकल था, लाइट उससे टकरा के थोड़ी थोड़ी बिखरी, बाकी सीधी चली गई। तो ये जो बिखरी हुई लाइट है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड लाइट, ये आपके आंखों में जाएगी और आपको लाइट दिखेगी। स्कैटरिंग समझी? मैंने कोशिश की आपको स्कैटरिंग बताने की। अगर ये लाइट, आपकी आंख इधर है, आंख, अगर लाइट सीधी चली जाए आपको नहीं दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अगर वो बिखरे और आपकी आंखों तक पहुंचे तब आपको उसका रास्ता दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है सर, नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट बताता हूं। हमने बोला सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे डू नॉट स्कैटर, अ बीम ऑफ लाइट passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। मुझे बताइए, ये सॉल्यूशन है और यहां पर आपको दिख रहा है, यहां एक लेजर लिया है, लेजर का बीम मारा है, लेकिन वो बीम का, मुझे बताओ, ये जो बीम की जो लाइट है जो ऐसे जा रही है, क्या वो लाइट आपको दिख रही है? नहीं, बिकॉज यहां पे स्कैटरिंग नहीं होती, नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग। तो लाइट का जो रास्ता है, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट नहीं, पाथ मतलब क्या? रास्ता। ये रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ नो स्कैटरिंग।
लेकिन आपको पता है, एक बात बताऊं, ये जो दूसरा ग्लास है ये वाला, इसके अंदर एक कोलॉइड है। देखो इसके बारे में हम विस्तार में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, कोलॉइड के पार्टिकल्स आर बिगर, बड़े बड़े होते हैं थोड़े, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं। ये लोग लाइट को बिखरते हैं, बिखराते हैं, स्कैटर करते हैं, तब जाके मुझे लाइट का रास्ता दिखता है। लाइट सीधी तो जा रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी टकरा कर ऐसे 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 टकरा के आपके आंखों में, आपकी आंख यहां पर है तो वो लाइट, बिखरी हुई लाइट आपके आंखों में आती है और आपको लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होती नहीं है, नो स्कैटरिंग। सॉल्यूशन में आपको पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगा। ये आप घर पे जाके करो, नमक का पानी बनाओ, घर पे आपके लेजर होती है, बच्चों के पास लेजर होती है ना, मिल जाती है 30 रुपए की, 50 रुपए की, लेजर मार के देखो, नमक के पानी में आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको यहां पे, ठीक है, प्लेन दिखेगा, ट्रांसपेरेंट। लेकिन आप ना मिल्क ले लो, मिल्क हो गया ये, मिल्क, दूध ले लो, दूध के अंदर लाइट मारो, आपको पूरा दूध ऐसे लाल हो जाएगा। क्यों? लाइट बिखर जाती है दूध के अंदर, दूध के पार्टिकल बड़े होते हैं, ठीक है। आई होप स्कैटरिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल, कितना छोटा, स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल होते हैं। तो मेरी बात सुनना, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आपने एक फिल्टर पेपर लगाया, आपने ऊपर से सॉल्यूशन डाला, इस तरह से कुछ भी रेसिड्यू जमा नहीं होगा, इस तरह से आप इसको फिल्टर नहीं कर पाओगे। सारा का सारा सॉल्यूट नीचे आ जाएगा, फिल्टर पेपर के आर पार चला जाएगा। ये जो फिल्टर पेपर है ये सॉल्यूट को पकड़ नहीं सकता। फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, आर पार चले जाएंगे। कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये बात आप समझ लीजिए। ये प्रोसेस सॉल्यूशन में नहीं की जा सकती, फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। पार्टिकल साइज बहुत छोटी है सॉल्यूट की, आर पार चला जाएगा फिल्टर पेपर के। फिल्टर पेपर एक टिश्यू पेपर जैसा होता है, उसमें भी छेद होते हैं ना छोटे छोटे, पानी को पास होने के लिए छेद तो होना चाहिए। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो भी आर पार चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, फिल्टर नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? उसी तरह सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आपको पता है यहां पर पानी में मैंने सॉइल डाली, सॉइल मिट्टी, तो थोड़ी देर बाद, अच्छा मैंने उसको मिक्स किया चमची से, अच्छे से घुमाया, तो सॉइल के पार्टिकल्स मिक्स हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारे पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं। कम ऑन, यस और नो? सॉल्यूशन में ऐसा होगा क्या? आपने सॉल्ट वाटर बनाया और उसको आपने छोड़ दिया, क्या उसके अंदर का नमक नीचे बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा, नहीं। तो मुद्दा क्या है? द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आप उस ग्लास को छोड़ दो, अंदर का नमक नीचे नहीं बैठने वाला, सेटल नहीं होगा नीचे। एक सॉल्यूशन कैसा होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब उसके अंदर जिस तरीके से सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे, पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक, ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज। पता नहीं गुस्सा क्यों आ जाता है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे दिखता हूं समझ में आ रहा है क्या? लेकिन चैप्टर मजेदार है, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। चलो पानी पीते हैं थोड़ा। ये बॉटल को देख के हर बार मुझे मेरा जिम याद आता है, जहां मैं कभी गया नहीं, पैसे भर के जाना चाहिए, पेट निकल गया है। चलो, तो यहां तक आपको मैंने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बताई। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, दो तीन प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा मैं, जो आप हमेशा याद रखना। पहला बात, होमोजेनस है। सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजेनस।
सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, सिंपल। 2 पॉइंट। 3 पॉइंट, डू नॉट स्कैटर, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे डज नॉट स्कैटर लाइट। बस ये 4 बात तो आप याद रख सकते हो, 4 भी नहीं 3 बात है। चौथी बात अगर लिखनी है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। 4 बात तो आप याद रख सकते हो। अगर 5वीं बात लिखनी है, कैनॉट बी फिल्टर्ड। फिल्टर पेपर में आप सॉल्यूट को फिल्टर नहीं कर सकते, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। बस 5 बातें आपने याद रखनी है कि होमोजेनस मिक्सचर है, साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, लाइट को स्कैटर नहीं करता, पार्टिकल आपको आंखों से दिखाई नहीं देते, पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते, एक सॉल्यूशन स्टेबल होता है, एंड इसको आप फिल्टर नहीं कर सकते। आपको एक बात बताऊं, अंदर की बात, आपको समझ में तो सब कुछ आ गया, लेकिन जब तक आप इसको लिखोगे नहीं ना, आपको याद नहीं होगा। अब मैंने ये 5 पॉइंट लिखे तो मेरा एक रिवीजन हुआ, टीचर का भी रिवीजन हुआ, साथ ही साथ आपका भी रिवीजन हुआ। एंड अगर आप भी वीडियो को पॉज करके ये 5-6 प्रॉपर्टी सिर्फ लिख दो, छोटे शब्दों में, पूरा लंबा सेंटेंस मत लिखो, एकदम शॉर्ट। इसमें मैंने जैसा शॉर्ट लिखा था वैसे अगर आप लिख दो ना, कभी नहीं भूलोगे, कसम से भूल ही नहीं सकते। खुद लिखो आप उसको। पार्टिकल छोटे हैं, होमोजेनस है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, सेटल नहीं होंगे, स्टेबल है, स्कैटर नहीं होता, पार्टिकल आंख से दिखते नहीं, खत्म। फिल्टर नहीं होंगे, छोटी बातें हैं, लिख दो एक बार, याद रहेगा हमेशा, कभी नहीं भूलोगे, कसम से, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन अलग है। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा इरेजर खराब हो गया, हाँ। मान लो मेरे पास 2 बीकर हैं, इसमें मैंने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया है और इसमें मैंने 10 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया है। आपको कलर में भी डिफरेंस दिख रहा है? जब मैंने 5 ग्राम डाला तो कलर थोड़ा हल्का आया, ज्यादा डार्क ब्लू कलर नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने 10 ग्राम डाला तो कलर डार्क हो गया। कैन आई से, इसको मैं बीकर 1 बोलता हूं, इसको बीकर 2 बोलता हूं। बीकर 2 में ज्यादा सॉल्यूट है, मोर सॉल्यूट, पानी उतना ही है। इसमें भी 100 ml था, इसमें भी 100 ml था, पानी का क्वांटिटी चेंज नहीं किया, सॉल्यूट बदल दिया, पहले में 5 ग्राम, दूसरे में 10 ग्राम, मोर सॉल्यूट। तो मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं कि जो पहला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 इज डाइल्यूट, एंड ये जो सॉल्यूशन 2 है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड इन कंपैरिजन टू 1। ये जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ये जो शब्द है ना, ये हमेशा कंपैरिजन में यूज किए जाते हैं। ऐसे ही मैंने एक ग्लास लिया जिसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा नमक डाल दिया, 1 चमची नमक, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड, नहीं। जब मैं 2 चीजों को कंपेयर करूंगा तब बोल सकता हूं कि हाँ ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हाँ ये नहीं, कंपेयर करो, 2 चीजों को कंपेयर करोगे तब बताओगे ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। नहीं समझे? ठीक है, आई होप समझ में तो आई होगी। अच्छा, एक और बीकर ले लिया जिसमें 15 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला, 15 ग्राम डाला, तो अब क्या बोलोगे? अब ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ये अब डाइल्यूट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू नंबर 3। नंबर 3 इज कॉन्सेंट्रेटेड, नंबर 2 इज डाइल्यूट, एंड नंबर 1 इज इवन मोर डाइल्यूट, मोस्ट डाइल्यूट। इसको आप क्या बोलोगे? मोस्ट डाइल्यूट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। देखिए, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड, ठीक है। सॉल्यूट ज्यादा हो सकता है, सॉल्यूट कम हो सकता है, सॉल्वेंट भी ज्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट भी कम हो सकता है। तो जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन मतलब क्या? उनकी जो मात्रा है, मात्रा, उनका जो अमाउंट है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, जो कुछ भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन कैन बी वेरिड, वेरिड मतलब चेंज्ड। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्यूशन बनेंगे। एंड यहां पर डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, ये आपको मैंने बताया।
दो चीजों को कंपेयर करोगे तब आप बता सकते हो कौन सी डाइल्यूट है, कौन सी कॉन्सेंट्रेटेड है। जिसमें ज्यादा सल्यूट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, चलिए अब एक और भयंकर कंसेप्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास 100 ml वाटर है, कितना? 100 ml। उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। 100 ml पानी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले 5 ग्राम सॉल्ट डाला। कौन सा सॉल्ट डाला? चलो NaCl डाला, एग्जाम्पल। डिजोल्व हो गया, हाँ। फिर मैंने और 5 ग्राम डाला, डिजोल्व हो गया, ठीक है। फिर मुझे खुजली चढ़ी तो मैंने और 20 ग्राम NaCl डाला, वो भी डिजोल्व हो गया। मजे की बात, कितना गया? ऑलमोस्ट 30 ग्राम डिजोल्व हो गया। उसके बाद मैंने और 10 ग्राम डाला। अब क्या हुआ पता है? मैंने टोटल 40 ग्राम डाल दिया। कितना डाला? 40 ग्राम। कितने में? 100 ml 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिएगा, 100 ml पानी था, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उसमें मैंने 30 ग्राम डाला तो वो डिसॉल्व हुआ, हो गया। लेकिन जब मैंने 10 ग्राम और डाला, टोटल जब 40 ग्राम हो गया, तब सारा का सारा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पाया। थोड़ा थोड़ा सॉल्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में अनडिसॉल्व्ड रह गया। तो इससे क्या पता चलता है? सॉल्वेंट की भी एक कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए। कितना भी भर दोगे, गोनी गोनी किलो किलो के हिसाब से डिसॉल्व नहीं होगा। एक लिमिट तक आप डाल सकते हो। बात समझ में आई? 30 ग्राम चला गया, 10 ग्राम और डाला, टोटल कितना हो गया? टोटल 40 ग्राम डाला तो थोड़ा सॉल्ट कैसा रह गया? अनडिसॉल्व्ड। मतलब उस सॉल्वेंट की 100 ml वाटर की लिमिट आ गई। इसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते, नहीं डिसॉल्व होगा। बात समझ में आई? अब सुनिए, अब सुनिए 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 सुनिया सुनिया रखता। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। 100 ml था 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसके अंदर 40 ग्राम जब डाला तो थोड़ा थोड़ा अनडिसॉल्व्ड रह गया। So when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called as a saturated solution. तो मैं क्या बोलता हूं? 40 ग्राम डालने के बाद ये सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड है। अब इसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, ये हो गया सैचुरेटेड। आपको बात समझ में आई? ये सॉल्व सिंपल है बात। एक लिमिट तक हम डाल सकते हैं, उसके आगे नहीं डाल सकते, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। बिकॉज यहां पे टेम्परेचर का भी एक रोल है, आपको बताऊंगा। नाउ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। सर नहीं समझ में आ रहा है यार, इतना लंबा लंबा क्या है ये सब सॉल्युबिलिटी? सुनो, 100 ml 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपका गिवन सॉल्वेंट है, ठीक है। ये आपका सॉल्वेंट था 100 ml वाटर, उसका टेम्परेचर मैंने बताया 25 डिग्री है। उसमें 35 ग्राम्स डिसॉल्व होता है, और जब मैंने 40 डाला तो 5 ग्राम अनडिसॉल्व रह गया, ठीक है। कितना डिसॉल्व हुआ? 35 ग्राम। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 35 ग्राम डिसॉल्व हुआ, 35 ग्राम डिसॉल्व। इसको मैं बोलता हूं सॉल्युबिलिटी। इसको मैं क्या बोलता हूं? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। 25 डिग्री पे ये सॉल्युबिलिटी है। नहीं समझ में आई बात? फिर से पढ़ो। 25 डिग्री पे ये सॉल्युबिलिटी है। 35 ग्राम डालने के बाद सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। ये हो गई सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। 35 ग्राम की सॉल्युबिलिटी है, क्या बोलेंगे? 35 ग्राम की सॉल्युबिलिटी है 25 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आई बात? बोलेंगे कैसे? कितना सॉल्युबिलिटी है? 35 ग्राम। एट व्हाट टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस।
कितना सॉल्युबिलिटी? 35 ग्राम। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर मैं इसको हीट करूं, अगर मैं इसको हीट करके 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊं तो वो 5 ग्राम वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी कितनी है? 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी कितनी है? 100 ग्राम, 100 ml वाटर की 35 ग्राम। अगर मैंने उसके अंदर सिर्फ 30 ग्राम डाला है, और 5 ग्राम डाल सकता हूं? यस और नो? और 5 ग्राम डालूंगा तब जाके वो सैचुरेट होगा। तो जब मैंने उसमें 30 ग्राम डाले हैं तब मैं उसको क्या बोलता हूं? अनसैचुरेटेड। आपको बात समझ में आ रही है? जब मैंने 30 डाला है तब मैं क्या बोलता हूं? इट इज अनसैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है? इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेशन लेवल से कम है, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल। यहां तक बात समझी? टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो उसी तरह से अगर टेम्परेचर को घटाया जाए तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। इसके अंदर मैंने अगर NaCl डाल के इसको मैंने सैचुरेट कर दिया है, सैचुरेट, ये सैचुरेटेड है, और इसको मैं अगर ठंडा करूं, ठंडा करते जाऊं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो क्या उसके अंदर का जो सॉल्यूट है वो फिर से अनडिसॉल्व्ड स्टेट में, मतलब उसके आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे। घर पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मम्मी गुलाब जामुन बनाती है घर पे, गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं, चाशनी। ढेर सारे शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं गर्म करके, पानी की सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जाती है, गरम गरम एकदम चाशनी बनती है। वही चाशनी अगर आप फ्रिज में रख दो, क्या आपको शुगर के क्रिस्टल वापस मिलेंगे? सोच के बताइएगा। जब आपने पानी को गर्म किया था तो शुगर डिसॉल्व हुआ था, लेकिन वही चाशनी अगर मैं फ्रिज में रख के उसको ठंडा करूं, क्या मुझे शुगर के क्रिस्टल्स वापस मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, शुगर वापस मिलता है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मुद्दा क्या है? What would happen if you were to take a saturated solution? आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, जो भी है 35 डिग्री 40 डिग्री, उस टेम्परेचर का आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया एंड उसको आपने कूल करा स्लोली, तो आपको रिक्रिस्टलाइजेशन दिखेगा। अंदर जो भी सॉल्यूट है वो वापस क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलेगा। रिक्रिस्टलाइजेशन। चाशनी घर पे करना, मम्मी को पूछना चाशनी को फ्रिज में रखा क्या होएगा? शुगर वापस मिलता है क्रिस्टल फॉर्म में, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां पर मैं एक्चुअल सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। एक्चुअल सॉल्युबिलिटी किसकी बता रहा हूं? आपको सॉल्ट की बता रहा हूं। हाँ 36, ठीक है। इसके पहले मैं आपको 35 बता रहा था एग्जांपल के तौर पे। एक्चुअल सॉल्युबिलिटी NaCl की एक्चुअल सॉल्युबिलिटी इज 36 ग्राम पर 100 ml एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये NaCl की सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस इन 100 ml वाटर। एंड वैसे ही कॉपर सल्फेट की है 31.6 ग्राम पर 100 ml एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसकी सोडियम क्लोराइड की और कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी अलग है? हाँ अलग है सॉल्युबिलिटी। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ गिवन सॉल्वेंट एट दैट सेम टेम्परेचर। यहां पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। कितना है? 100 ml है। अच्छा टेम्परेचर भी सेम है 25 डिग्री सेल्सियस। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम डिसॉल्व होता है, कॉपर सल्फेट 31.6 ग्राम डिसॉल्व होता है, तो दोनों की सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, है ना। अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है अलग अलग सब्सटेंस की। चलिए अब आता है एक और मजेदार पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ
solute present in a given amount of solution. हाँ ठीक है, यहां पे सिंपल भाषा में ऊपर लिख रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, सॉल्यूशन में हम एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारा सवाल बहुत आसान है, इस सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, ये आप एक परसेंटेज के फॉर्म में बताओ, सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, क्वेश्चन मार्क, बस ये हमारा सवाल है, इस सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, ये आप एक परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। कैसे करेंगे, देखो इसके 3 तरीके हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने 5 ग्राम सोल्यूट 5 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन के मास की बात कर रहा हूं। आपके सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, आपके सॉल्यूट का मास कितना था, 5 ग्राम। आपने 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व करा है एक 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बनाया है 100 ग्राम का, तो इसमें सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको परसेंटेज क्या मिलता है, 5%। इसको लिखेंगे कैसे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे जो हाथ में है, दिस इज अ 5% सॉल्यूशन मास बाय मास। मतलब क्या, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट, 5% सॉल्यूशन मास बाय मास, 5% सॉल्यूशन मास बाय मास। मुद्दा क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर मैं, क्या कर रहा हूं मैं आज, ये क्या दिन आ गए हैं, आपने अगर 10 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम का सॉल्यूशन आपने बनाया, उसमें आपने 10 ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है, तो कितना परसेंटेज बनता है, 0 0 0 0 कट हो गया, तो दिस बिकम्स अ 10% सॉल्यूशन मास बाय मास, 10% सॉल्यूशन मास बाय मास। समझ में आ गई बात, कुछ नहीं है, मास बाय मास, m/m ऐसे लिखते हैं उसको। चलो उसी तरीके से एक और लेते हैं, क्या है इसका नाम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पे सॉल्यूट का मास एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो आप कैसे लोगे, आपने लिया 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपने एक 100 ml सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने 5 ग्राम का सॉल्यूट डाला हुआ है, तो इसका परसेंटेज कितना आ गया, इंटू 100। चलो अभी तो आपको समझ में आ गई बात, तो ये 0 0 काटा, 0 0 काटा, तो दिस बिकम्स अ 5% सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम, m/v ऐसे लिखेंगे। इट इज अ 5% सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम। इससे हमें क्या पता चला कि आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml, उसमें आपने कितना डाला है, 5 ग्राम का सॉल्यूट डाला हुआ है, 5% सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। उसी तरह से 10 ग्राम डाला है अपॉन इन 100 ml, कुछ अलग लेते हैं ना, चलो ना थोड़ा मजेदार लेते हैं, आपने डाला था 30 ग्राम सॉल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन इंटू 100, कितना होता है रे, 0 0 0 0 कट, 30/10, तो ये भी 0 और ये भी 0 कट, सो इट इज अ 3% सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम। समझ रही है बात, बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलो एक और लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको लिखेंगे कैसे, v बाई वी। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, सॉल्यूट का भी, अरे 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 अरे, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम लेंगे, तो क्या मिलता है, 5 ml सॉल्यूट, 1000 नहीं 100 ही लेते हैं, 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने 5 ml का सॉल्यूट डाला है इंटू 100, तो ये 0 0 0 0 कट, सो इट इज अ 5% सॉल्यूशन
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 5% सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक और एग्जांपल करो, कुछ अलग लो, क्या नंबर लेंगे? चलो ना 15 ml, ऐसा थोड़ा इजी नंबर में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ आड़ा टेढ़ा नंबर लेते हैं। चलो ये सब हटाओ, इसको इरेज कर दो। क्या लेंगे? चलो 26 ml सॉल्यूट इन 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। मजा आएगा मेरे को भी, अभी पूरा मैथ्स निकल के आएगा मेरा। 26 ml सॉल्यूट डाला था 150 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो परसेंटेज क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ू। 0 0 काटा, 260 अपॉन 15, 5 3 जा 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 52/3, 52/3, 3 1 जा 3, 22 बचा, 3 7 जा 21 पॉइंट, 1 बचा, 3 3 जा 9, वापस 17.33% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, कैसे करेंगे कैलकुलेशन? बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इजी सा सॉल्यूशन है, इजी कैलकुलेशन है। माइक चालू है? हाँ। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, होपफुली। चलिए, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ले लेते हैं, आ जाइए। क्या बोला है? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपका सोल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहली बात, आपका फॉर्मूला क्या है? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो आप मास ऑफ सॉल्यूट लेते हो अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हो क्या? नहीं, आप मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हो इनटू 100 करते हो ना। तो यहां पर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? कितना दिया? 40 ग्राम दिया है। NaCl कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम का दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? 40 प्लस 320, 360 ग्राम। अब आप फॉर्मूला लगाओ, मास ऑफ सॉल्यूट 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 360 इंटू 100। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास दिया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया है। आपको पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा 360, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड बाद में आप मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन करोगे इंटू 100। तो 0 0 कट हो गया, तो आपको मिला 400/36। अब इसमें क्या हिसाब होगा? 4 9 जा 4 100 जा 100 अपॉन 9, 9 1 जा 11.11% मास बाय मास। क्या आपको समझ में आई बात? कुछ भी मुश्किल नहीं था, फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमने 3 तरह का देखा, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बस, सबका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा सॉल्यूशन की बात करेंगे, ऊपर सॉल्यूट की, न्यूमरेटर में सॉल्यूट की बात, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की बात करनी है। सॉल्वेंट की बात कहीं भी नहीं करनी है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज अ सस्पेंशन? मेरे पापा ठीक से काम नहीं करते थे तो ऑफिस वालों ने उनको सस्पेंशन, नहीं वो नहीं है, ये वो सस्पेंशन नहीं है, ये एक टाइप का मिक्सचर है। मिक्सचर, सस्पेंशन में क्या होता है? मजेदार चीज है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सबसे पहली बात हेट्रोजेनस की, हेट्रोजेनस का मतलब क्या? हेटेरोजीनियस, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप देखो, आपको यहां पे पार्टिकल थोड़े कम दिख रहे हैं, आपको नीचे पार्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सिंपल। पार्टिकल साइज भी बड़ी बड़ी है, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व नहीं होते।
ये जो पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व नहीं हुए। आपको डिसोल्यूशन, ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़ी मजेदार प्रोसेस है। किसी भी चीज को जब आप, किसी भी सॉल्यूट को, सब्सटेंस को जब आप प्रॉपरली डिसॉल्व करते हो तो उसमें ना कुछ अलग इंटरेक्शन होता है। पानी मतलब जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है उसके अंदर एक अलग इंटरेक्शन होता है। डिसोल्यूशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, अलग चीज है वो, ठीक है। यहां पर ये जो पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व नहीं है, वो सिर्फ फ्लोट कर रहे हैं। दे आर जस्ट सस्पेंडेड। सस्पेंड मतलब क्या? लटके हुए हैं। सॉल्वेंट के अंदर वो लोग लटक रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मीडियम मतलब क्या? सॉल्वेंट या फिर जो भी पानी है फॉर एग्जाम्पल, उसमें वो लोग क्या है? फ्लोट कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर, 3 बार हेट्रोजेनस मिक्सचर, पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, दे आर सस्पेंडेड इन द मीडियम, बस इतना याद रख सकते हैं। इस तरह से दिख रहे हैं आपको पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स आपको फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे आर नॉट डिसॉल्व, याद रखेंगे, नॉट डिसॉल्व। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली बात, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े हैं आपको आंखों से दिखाई देंगे। दे कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब ये पार्टिकल बड़े हैं, ये लाइट को स्कैटर करेंगे एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मतलब देखिए, मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करा, डिसॉल्व नहीं कर रहे, मिक्स कर रहे हैं, और इस तरीके से क्या आपको लाइट की बीम दिखाई दे रही है? मतलब स्कैटरिंग हो रही है ना। आपकी आंख इधर है, लाइट ऐसा जा रहा है, आपका आंख इधर है, लेकिन आपको बिखरा हुआ लाइट, स्कैटर्ड लाइट दिखाई दे रहा है। देखो फिर से, ये मिट्टी हमने पानी में डाल के सस्पेंशन बनाया एंड ये लाइट स्कैटर होकर हमें दिखाई दे रही है। स्कैटर होकर इसकी जो लाइट है वो ऐसे ऐसे आ रही है ना, हमारी आंखों तक पहुंच रही है एंड हमें दिखाई दे रही है, ठीक। When solute particles settle down when a, अच्छा, the solute particles will settle down when a suspension is left undisturbed। आप उसको छोड़ दोगे जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सिंपल बात है, ग्रेविटी के वजह से ये सारे पार्टिकल, जितने हैवी पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल हैं, नीचे सेटल हो जाएंगे, है ना। ये लोग डिसॉल्व नहीं है, ये सिर्फ फ्लोट कर रहे हैं, तो ग्रेविटी उनको नीचे खींचेगी, ये सेटल हो जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सिंपल, फिल्टर पेपर लगाओ, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, फिल्टर पेपर में अटक जाएंगे, फिल्टर पेपर उनको पकड़ लेगा, रोक लेगा, एंड यहां पे आपको रेसिड्यू मिलता है। मतलब जितना भी पार्टिकल्स है वो सब आपको जमा हो गया, उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। एंड नीचे जो लिक्विड नीचे आता है उसको फिल्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। फिल्टर करने के बाद फिल्टर पेपर के अंदर क्या अटक गया? रेसिड्यू, कचरा अटक गया, एंड जो पानी नीचे आया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब ये लास्ट पॉइंट, जब ये सारे पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। अब यहां पर आपको दिख रहा है सारे पार्टिकल्स बैठ गए हैं, ऊपर का जो पानी मान लो या मीडियम मान लो, ये जो मीडियम है उसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स नहीं है, तो अब ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपका जो सस्पेंशन है वो कैसा है? वो अनस्टेबल है। सॉल्यूशन कैसा होता है? स्टेबल होता है। सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। उसके पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते, सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। सस्पेंशन क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। उसके पार्टिकल नीचे बैठने के बाद इट विल ब्रेक, इट विल नॉट स्कैटर लाइट, सो इट इज अनस्टेबल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कोलॉइड के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात क्या बताइए? पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सस्पेंशन के नहीं होते थे, पार्टिकल सेटल हो जाते थे नीचे, है ना। यहां पर पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं एंड ये होमोजेनस दिखता है, अपीयर्स होमोजेनस, लेकिन है नहीं, पार्टिकल्स यहां पर भी डिसॉल्व्ड नहीं है। सॉल्यूशन में जब पार्टिकल डिसॉल्व्ड होते हैं उसको आप होमोजेनस बोल सकते हो, ये भी हेट्रोजेनस है। पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व्ड बट दे आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली, तो ये आपको होमोजेनस दिखता है। यहां के जो पार्टिकल्स हैं दे आर स्मॉलर देन सस्पेंशन। सस्पेंशन में तो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जो आपको दिखते हैं, आपकी आंखों से आपको दिखेंगे, इसके पार्टिकल आपको दिखते नहीं है। पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड मतलब
स्प्रेड रहेंगे, इसको आप बाहर छोड़ दो। अब ये दूध है, ये मिल्क है, ग्लास में मिल्क लेके रख दिया, क्या उसके पार्टिकल नीचे सेटल होंगे? नहीं होंगे। दे विल रिमेन डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड मतलब स्प्रेड। दे विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे विल नॉट सेटल डाउन मतलब कोलॉइड। कोलॉइड इज ऑल्सो अ स्टेबल मिक्सचर। सॉल्यूशन स्टेबल है, कोलॉइड भी स्टेबल है, सस्पेंशन अनस्टेबल है, वो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एंड एक्चुअली में हेट्रोजेनस होता है बिकॉज जो पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व्ड नहीं है। पार्टिकल्स यहां पर भी फ्लोट हो रहे हैं बट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड, इतनी बात है। एक्चुअली में हेट्रोजेनस है, डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है मिल्क। ठीक है, कुछ बेसिक बातें आपको यहां पे समझ में आई। चलिए, पार्टिकल्स आर स्मॉल, छोटे हैं, इनविजिबल टू द नेकेड आई, ये भी मैंने आपको बताया। दे कैन स्कैटर विजिबल लाइट। अब यहां पर पार्टिकल छोटे हैं लेकिन सॉल्यूशन जितने छोटे नहीं है। सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर नहीं होती, कोलॉइड में पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, सस्पेंशन से छोटे हैं लेकिन सॉल्यूशन से बड़े हैं, तो ये पार्टिकल स्कैटर करते हैं लाइट को और आपको लाइट का जो पाथ होता है वो दिखाई देगा। ये दूध है, मिल्क है, मिल्क में जब लेजर मारा तो आपको लाइट दिख रही है जाते हुए एंड आपको पूरा ग्लो दिख रहा है, आपको एक ग्लो भी दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? बिकॉज लाइट स्कैटर हो रही है, बिखर रही है, तब जाके आपको दिखाई दे पड़ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल हैं, सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल हैं एंड ये लोग स्कैटर करते हैं, आपको लाइट का पाथ दिखाई देता है। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सिंपल बात बताता हूं, ये जो स्कैटरिंग आपको दिखती है इन अ कोलॉइड, स्कैटरिंग इन अ कोलॉइड, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एंड ये टिंडल नाम क्यों पड़ा? इट इज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरिंग साइंटिस्ट। टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इफेक्ट डिस्कवर करी। उन्होंने बोला कि हाँ, ये जो पार्टिकल हैं ये लाइट को क्या बोलते हैं, स्कैटर कर रहे हैं, तब जाके मुझे लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है, तो इस इफेक्ट को मैं टिंडल इफेक्ट बोलूंगा, मेरे नाम पे रख दूंगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन अ कोलॉइड इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इट इज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरिंग साइंटिस्ट। यहां तक की बात समझ में आई आपको? चलिए, ये सेम स्कैटरिंग, घर पे कोई खिड़की होगी आपकी, एक खिड़की में से अगर सुबह सुबह आपको लाइट आते हुए दिख रही है, सनलाइट, तो सनलाइट के रेज आपको दिखते हैं ना इस तरह से, लाइट का पाथ आपको दिखाई दे रहा है। पाथ मतलब उसका रास्ता, लाइट का एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? लाइट तो वैसे दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे क्यों दिख रही है? बिकॉज यहां पे, मुझे बताओ, यहां पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे। क्या होंगे? डस्ट भी होगा, स्मोक भी होगा, डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, डस्ट पार्टिकल से मुझे बताओ, ये एक डस्ट पार्टिकल है, चलो ये 2-3 डस्ट पार्टिकल है, लाइट आई, बिखरी और बाद में सीधी भी जाएगी लेकिन थोड़ी थोड़ी स्कैटर भी होगी, तब जाके वो लाइट, आपकी आंख अगर यहां पे है, ये आपकी आंख है, तो ये स्कैटर्ड लाइट आप तक पहुंचेगी, तब आपको वो पाथ, ये जो पाथ है वो दिखाई पड़ता है। तो ये भी टिंडल इफेक्ट है, जो आपको खिड़की से दिखाई देती है, लाइट का रास्ता दिखता है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स, अगर आप ध्यान से देखो जूम करके, इसके अंदर भी आप अगर जूम करके देखोगे, यहां पर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन घर में विंडो के पास जब आप देखते हो तो आपको डस्ट के पार्टिकल्स फ्लोट होते हुए दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, बिखर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से बाहर कैसे आऊं? तो आपको यह बात समझ में आई? ठीक, उसी तरह से आप अगर एक जंगल में चले जाते हो सुबह सुबह, तो आपको थोड़ा कोहरा दिखता है, इसको मैं क्या बोलता हूं? मिस्ट कैसे बनती है? पानी के एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स स्प्रेड हो जाते हैं एयर में। सुबह सुबह ठंडी होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, कम टेम्परेचर में जो हवा में मॉइस्चर है वो कंडेंस होकर पानी के ड्रॉपलेट्स बनाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, और वो ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंडेड है, इसी को हम बोलते हैं मिस्ट या फिर फॉग। ठीक है, तो उसी जंगल के अंदर जब सनराइज होगी तो इस तरह से आपको रेज दिखाई देते हैं। तो ये रेज भी क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। मिस्ट जो है इट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है,
विच एक्ट्स एज पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड डिस्पर्स इन द एयर। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं पानी के, वो हवा में डिस्पर्स हो गए हैं, एंड जब लाइट उन पे गिरती है तो लाइट स्कैटर होती है, एंड आपको पाथ, लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी एक टाइप का कोलॉइड हो गया। मिस्ट भी एक टाइप का कोलॉइड है, जहां पे हवा के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो गए हैं, ये भी कोलॉइड है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड पार्टिकल्स गैस में स्प्रेड हो गए हैं, ये भी कोलॉइड है, एक प्रकार का कोलॉइड है। आगे देखेंगे हम, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे समझ लेते हैं कोलॉइड की। हमने बोला इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व्ड, वो लोग पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुए हैं, तो पूरा जो है वो एक समान नहीं हो गया। जो एक सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया वो प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन, तब जाके वो एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है। यहां पर जो पार्टिकल्स हैं ये लोग भी फ्लोट कर रहे हैं, तो इनको हम हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। द पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व, दे आर फ्लोटिंग, बट छोटे पार्टिकल्स हैं इसलिए वो सेटल नहीं होते, एंड ये जो मिक्सचर है वो स्टेबल है बट हेटेरोजेनस है, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला है, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आइज, ठीक है। कुछ कुछ बातें हैं जो रिपीट होते रहती हैं। दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट मेकिंग इट्स पाथ विजिबल, इसको हमने क्या बोला था, जिंदाल हो गया ये तो, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल कैसे पड़ा नाम, नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरिंग साइंटिस्ट। दे डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब आपका कोलॉइड कैसा है, स्टेबल है, पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये जो पार्टिकल हैं ये छोटे हैं, फिल्टर पेपर के आर पार निकल जाएंगे, फिल्ट्रेशन से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। एंड बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सर सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या, यहां पर आपको दिख रहा है कुछ टेस्ट ट्यूब्स में मैंने लिक्विड लिया है और उसको हम घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे। अब बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा एंड जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल होंगे। अब देखिए जब टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाला जाता है तो आपको ये पार्टिकल्स नीचे सेटल्ड दिखते हैं, कम ऑन यस और नो, देखिए क्या आपको पार्टिकल्स नीचे सेटल्ड दिख रहे हैं। सो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन से भी ये पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन से नहीं होंगे बट सेंट्रीफ्यूगेशन से हो सकते हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आई, ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जहां पे आप इसको गोल 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 घुमाते हो एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, हालांकि वो सूडो फोर्स है, वैसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होती है, बट यहां पे इनर्शिया के वजह से कुछ बातें हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। यहां पर आपको मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, घुमाना, एंड उसके वजह से पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट किया जा सकता है। चलिए तो कोलॉइड में भी मुझे बताओ, सॉल्यूशन में हमने दो बातें की थी कि सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये कुछ दो बातें हमने पढ़ी सॉल्यूशन में। उसी तरह से कोलॉइड में भी कुछ तो बात है, कोलॉइड में भी दो बातें हैं। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, मतलब ये वो पार्टिकल्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, डिस्पर्स मतलब क्या, स्प्रेड हो जाना, डिस्पर्स्ड फेज। एंड ये डिस्पर्स्ड फेज, ये जो पार्टिकल हैं वो कहां डिस्पर्स हो रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम में, मतलब एक प्रकार से इसको मैं सॉल्यूट बोल सकता हूं। एक तरीके से सॉल्यूट है, पार्टिकल्स हैं जिनको हमें डिस्पर्स करना है, कहां डिस्पर्स करोगे, डिस्पर्जन मीडियम में, मतलब एक तरीके का सॉल्वेंट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग, रिश्ता वही सोच नहीं, ये बात है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वैसा हिसाब किताब है। तो देखो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, स्प्रेड होंगे, उनको डिस्पर्स्ड फेज बोला। मतलब ये कोलॉइड है तो इसमें जो ये पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये जो पार्टिकल हैं ये सारे क्या हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या है, कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। मैंने अगेन आपको ये बात बताई है कि ये पार्टिकल भी फ्लोट कर रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इसको हेटेरोजेनस बोल रहा हूं। हेटेरोजेनस कब बोला जाता है, जब दो चीजें अलग होती हैं, डिस्पर्जन मीडियम अलग चीज है, डिस्पर्स्ड फेज अलग चीज है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। समझिए मेरी बात, ये जो डिस्पर्जन मीडियम है और जो डिस्पर्स्ड फेज है
उनके बीच में किसी तरह का इंटरैक्शन नहीं होता, बस वो लोग साथ में हैं, मिले हुए हैं। लेकिन जब मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनके बीच में कुछ इंटरैक्शन होता है एंड प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन, तब जाके मैं बोलता हूं कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर बना है। ठीक है, यहां पर डिस्पर्स फेज अलग चीज है, डिस्पर्जन मीडियम अलग चीज है, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको हेटेरोजेनस बोलते हैं, बिकॉज दोनों चीजें अलग है, मिली नहीं है। जिस प्रकार से सॉल्यूशन में चीजें मिल जाती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एकदम घुल मिल जाते हैं कंप्लीटली, इसको मैं होमोजेनस बोलता हूं। यहां पर मैं हेटेरोजेनस शब्द यूज करता हूं कोलॉइड के लिए, हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस बिकॉज, फिर से बता रहा हूं, बिकॉज डिस्पर्स फेज अलग चीज है, डिस्पर्जन मीडियम अलग चीज है, दोनों पूरी तरह घुलते मिलते नहीं है, सॉल्यूशन में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, यूनिफॉर्मली घुल मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसको होमोजेनस बोला है। ठीक है, यहां भी पार्टिकल क्या है, सस्पेंडेड है, बट सेटल नहीं होते। फर्क इतनी है कि सेटल नहीं होते, पार्टिकल बहुत छोटे हैं, ग्रेविटी उनके ऊपर उतनी अच्छे से एक्ट नहीं कर पाती, एंड ये पार्टिकल सेटल नहीं होते, इसलिए हमने उसको स्टेबल बोला है। लेकिन ये भी सस्पेंडेड हैं, फ्लोट हो रहे हैं पार्टिकल्स, याद रखना ये बात। ठीक है, तो ये डिस्पर्स फेज क्या है, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉल्वेंट जैसा। मैं उसको सॉल्वेंट नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं सॉल्यूशन नहीं बना रहा हूं, मैं कोलॉइड बना रहा हूं, तो इसको मैं सॉल्वेंट जैसा कंपोनेंट बोलूंगा, जिसके अंदर डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स मीडियम। अलग अलग प्रकार के कोलॉइड होते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, एक टेबल दिया हुआ है आपको। देखिए, डिस्पर्स फेज अलग है, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम अलग है, लिक्विड इन गैस, सॉलिड, कहां गया, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड। तो अलग अलग प्रकार के कोलॉइड्स बने हैं, एरोजॉल है, फोम है, इमल्शन, सॉल, फोम, जेल, सॉलिड, सॉल, एग्जांपल्स दिए हैं। ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आराम आराम से, कोई घाई नहीं है, शांति से सुनते जाइए। सबसे पहली बात, एरोजॉल क्या है, मैंने मिस्ट की बात की, मिस्ट, मिस्ट में क्या हो रहा है आपको, मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखती है, मिस्ट में क्या है, वाटर के, कौन सा कलर दिखाई देगा यहां पे, ब्लैक, वाटर, वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स, पानी के एकदम टाइनी टाइनी माइन्यूट ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब फ्लोट हो रहे हैं, सस्पेंडेड इन एयर, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलता हूं, लिक्विड इन गैस। वाटर के टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंड हुए हैं, ये भी एक कोलॉइड है, फॉग और मिस्ट की बात कर रहा हूं। लिक्विड इन गैस, इसको क्या बोलते हैं, एरोजोल। सिंपल, एरोजोल क्या है, लिक्विड इन गैस। एक और एरोजोल होता है, एक और एरोजोल जिसमें सॉलिड इन गैस की बात करूंगा, आपको पता है धुआं, स्मोक, ठीक है, एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट, यहां से जो भी धुआं निकल रहा है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कार्बन के। स्मोक क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड हैं, सो इट इज सॉलिड इन गैस, ये भी एरोसोल है, ये भी एक कोलॉइड है। ठीक है, दूसरी बात, फोम, शेविंग जब हम करते हैं, शेविंग क्रीम की बात करूं, या फिर आपने विप्ड क्रीम सुना है, विप्ड क्रीम, केक पे लगाते हैं विप्ड क्रीम, केक के ऊपर जो लगती है विप्ड क्रीम, उसमें क्या होता है, लिक्विड में आपने गैस को मिक्स किया है, गैस को आपने लिक्विड में ट्रैप किया है। मतलब ये जो क्रीम थी, आपने शेविंग क्रीम निकाली, वो छोटा सा लिक्विड का एक ड्रॉप था, है ना, लिक्विड का एक ड्रॉप था, उसको आपने ऐसे 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 घुमाते 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 उसके अंदर गैस को ट्रैप किया, इसके अंदर, इसके अंदर गैस ट्रैप्ड है, क्या है, गैस ट्रैप्ड, इसको बोलते हैं फोम, गैस इन लिक्विड। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गैस को आपने ट्रैप कर दिया, तब जाके इतना वो झाग जैसा बना है ना, फोम बना है, गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड द लिक्विड, इसको बोलेंगे फोम, शेविंग क्रीम। चलिए, दूसरा इमल्शन की बात करूंगा, इमल्शन वेरी इंटरेस्टिंग, ये है लिक्विड इन लिक्विड। मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स ये लिक्विड स्टेट में होते हैं,
ये वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। वाटर भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। फैट मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ऑयल, ठीक है, एक प्रकार का, उसको अपने पानी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है फैट मॉलिक्यूल्स को, तो ये बनता है इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड। मिल्क हो गया, इवन द फेस क्रीम, क्रीम वगैरह जो हम लगाते हैं उसमें भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है, इमल्शन हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। फैट मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन वाटर, फैट मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका दूध, ठीक है। फिर सॉलिड इन लिक्विड, इसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, इसको येलो से लिखूंगा, MgOH ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉलिड है, उसको पानी में डिस्पर्स किया जाता है। उसका एक पतला सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, लेकिन एक, आपने कभी डाइजीन खाया, पिया है? डाइजीन लिक्विड आता है, या फिर इवन क्रेमाफिन खाया है, पिया है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ना, डाइजीन वगैरह, इनके अंदर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड पानी के अंदर डिस्पर्स्ड होता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसकी बॉटल आती है, मतलब आपको कभी पेट में गड़बड़ हुई, या एसिडिटी हुई, या कॉन्स्टिपेशन हुआ है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। मतलब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको लिया जाता है, लेकिन आप सॉलिड फॉर्म में तो नहीं खाओगे। तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिस्पर्स करते हैं और उसका एक लिक्विड बनाते हैं, ठीक है, वही हम चम्मच से खाते हैं। तो उसमें भी जब आप उसको खाओगे तो याद करना, जब आप खाते हो ना तो आपको अंदर चौक जैसा पाउडरी फीलिंग आती है, आपको पाउडर फील होती है ना। आपको क्रीम जैसा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा पाउडर पी रहे हो, वैसा आपको फीलिंग आएगा। तो सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स किया है पानी के अंदर, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट उसको डिस्पर्स किया गया है, एक यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करके पेस्ट जैसा बनाया गया है। कैसा बना है? पेस्ट जैसा। और जब आप उसको पीते हो तो आपको ऐसा लगता है पाउडर खा रहे हो, पाउडर पी रहे हो, ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है। एंटासिड मतलब एसिडिटी को दूर करता है, एंड लेक्सेटिव मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो लेक्सेटिव लेने से पेट साफ होता है, क्लीन होता है, ठीक है, सब बाहर आ जाएगा। कंफर्टेबल, क्रैम्प फ्री रिलीफ, पेट एकदम साफ, ठीक है। बंटी का मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। वैसा ही डाइजीन आता है और क्रेमाफिन आता है, क्रेमाफिन, ठीक है, गूगल इट, खा के देखो चाहिए तो। चलिए, फिर यहां बात की है एक और गैस इन सॉलिड की बात, वेरी इंटरेस्टिंग, इसको भी फोम बोलते हैं। मुझे बताओ, गैस इन लिक्विड ये भी फोम है, एंड गैस इन सॉलिड ये भी फोम है। आपने अगर एक स्पॉन्ज देखा है, स्पॉन्ज, तो उसमें आपको छोटे 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 गैप्स दिख रहे हैं, उसके अंदर गैस है, एंड बाकी ये पूरा सॉलिड नेटवर्क है ना। ये क्या है? सॉलिड नेटवर्क, उसके अंदर गैस फंसी हुई है, तो ये भी एक टाइप का कोलॉइड हो गया, ठीक है। यहां पर गैस इज ट्रैप्ड इन सॉलिड नेटवर्क, इट इज अ फोम। उसी तरह से थर्मोकॉल देखा आपने? थर्मोकॉल, उसको भी स्टाइरोफोम बोलते हैं, थर्मोकॉल। वो भी कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, तो उसका भी जो एक एक छोटे छोटे दाने होते हैं, उसके अंदर गैस फंसी हुई है, तो ये भी क्या है? ये भी कोलॉइड है, गैस इन सॉलिड। उसी तरह से रबर के टायर वगैरह बनते हैं, या जो भी इरेजर बनता है, उसके अंदर भी सॉफ्ट होता है रबर। सॉफ्ट क्यों है इतना? बिकॉज उसके अंदर भी गैस फंसी हुई है, ठीक है। एंड उसी तरह से प्यूमिस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रॉक, एक टाइप का वॉल्केनिक रॉक है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। इसको मैं पोरस रॉक बोल सकता हूं, पोरस, छोटे छोटे पोर्स होते हैं अंदर, दिख रहा है आपको पोर्स, उसके अंदर भी गैस फंसी हुई है, तो ये भी गैस इन सॉलिड फोम हो गया, ठीक है। प्यूमिस, फोम, थर्मोकॉल, रबर, स्पॉन्ज, स्कॉच ब्राइट, ये सारे क्या हैं? फोम है, गैस इन सॉलिड। उसी तरह जेल, लिक्विड ट्रैप्ड इन सॉलिड। अब ये बड़ा मजेदार है, आपको मैं कोशिश करता हूं समझाने की। जेली सबने खाई है? जेलेटिन नाम का एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, इसका एक नेटवर्क बनता है, जेलेटिन का एक नेटवर्क बनता है पॉलीमर जैसा। उसके अंदर लिक्विड ट्रैप्ड है, वाटर इज ट्रैप्ड,
मतलब इसको ऐसे इमेजिन करो, जिलेटिन की एक बहुत ही पतली पतली जाली बनी हुई है, ठीक है, जाली है, और उसके अंदर पानी पकड़ के रखा हुआ है, उस जाली में पानी अटका हुआ है, तब जाके ये स्ट्रक्चर बना है सॉफ्ट। तो ये हो गया जेल, लिक्विड ट्रैप्ड इन सॉलिड नेटवर्क, जेली। उसी तरह चीज में क्या होता है पता है? चीज में प्रोटीन का नेटवर्क होता है, प्रोटीन की जाली होती है, उसके अंदर पानी फंसा हुआ रहता है, इसलिए वो आपको सॉफ्ट लगता है ना। चीज नरम नरम, जो मोज़रेला चीज लेके आ जाओ आप, या चेडर चीज लेके आ जाओ, तो या फिर अमूल का प्रोसेस चीज वो भी ले लो आप, गोवर्धन का ले लो, कोई भी ले लो, प्रोटीन के एक नेटवर्क में, एक जाली में पानी के मॉलिक्यूल्स फंसे हुए हैं, ये बनता है आपका लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। उसी तरह बटर, बटर में फैट की जाली होती है, नेटवर्क होता है, फैट का नेटवर्क, और उसमें पानी फंसा हुआ है, तो ये हो गया लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, इंटरेस्टिंग। और सॉलिड सॉल, ठीक है, इसमें मैं सॉलिड इन सॉलिड की बात कर रहा हूं। सॉल क्या था? सॉल, सिर्फ सॉल क्या था? सॉलिड इन लिक्विड ना, कहां गया? सॉलिड इन लिक्विड, इसको मैंने सॉल बोला था, सॉलिड इन लिक्विड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो सॉलिड सॉल क्या है? सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। इसमें क्या होता है? जेमस्टोन समझते हो, ठीक है, इसको मैं जेम बोलता हूं, जेमस्टोन। तो ये जो पत्थर है उसके अंदर पिगमेंट के पार्टिकल्स हैं। पिगमेंट मतलब क्या? कलर। पिगमेंट, पिगमेंट मतलब कलर। तो कलर्ड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ ट्रांसपेरेंट मिनरल, ठीक है। रेड कलर है, येलो कलर का है, ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का है, पर्पल है। तो वो जो अलग अलग कलर्स हैं वो भी एक सब्सटेंस है ना, जो कलर है वो भी एक सब्सटेंस है, जिसको मैं पिगमेंट बोलता हूं, वो भी एक तरीके का सब्सटेंस है। उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है जेम के अंदर, तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर डिस्पर्स हो गया, तो सॉलिड इन सॉलिड। उसी तरह से मिल्की ग्लास, आपने कुछ प्रकार के कांच देखे हैं जो थोड़े ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब उसके आर पार आप नहीं देख सकते, आपको मिल्की दिखेगा। तो उसमें भी कांच के अंदर कुछ चीजें हैं जिनको डिस्पर्स किया है ताकि एक ट्रांसलूसेंट मतलब एक ब्लर, थोड़ा आर पार नहीं देख सकते आप, वैसा एक कांच होता है ट्रांसलूसेंट, मिल्की ग्लास। तो कांच के अंदर कुछ चीजें डिस्पर्स की हैं, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस की कुछ बात करना चाहूंगा, ठीक है। यहां तक अपना मिक्सचर खत्म होता है, सॉल्यूशन खत्म हुआ, सस्पेंशन खत्म हुआ, कोलॉइड भी खत्म हुआ, ठीक है। सारी बातें मैंने एकदम डिटेल में जाके जितना क्लियर हो सके, जितने क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता सकूं, मैंने बताया है। अब यहां पर मैं फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करना चाहूंगा। जब एक कैंडल मेल्ट होती है तो क्या हो रहा है, मुझे एक बात बताओ। वैक्स था ना, ये क्या था? मोम, वैक्स। वो वैक्स मेल्ट हुआ बिकॉज ऑफ हीट। आपने जब मोमबत्ती जलाई तो गर्मी के वजह से वैक्स मेल्ट हुआ एंड वापस सॉलिड हो गया। इसको मैं फिर से मेल्ट करके एक दूसरे कंटेनर में डालूं तो मैं एक नया कैंडल बना सकता हूं, यस। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसको मैं एक फिजिकल चेंज मान सकता हूं। पहले वो सॉलिड था, वो मेल्ट हुआ, फिर से सॉलिड हो गया, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन आपको पता है जब मोमबत्ती जलती है ना तो थोड़ा थोड़ा वैक्स जलता भी है। मुझे एक बात बताओ ना, आपको यहां पे फ्लेम दिख रही है, आग दिख रही है, तो कुछ ना कुछ जलता होगा ना। बिना फ्यूल के आप बिना फ्यूल के आप आग लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। तो यहां पर ये जो वैक्स है ना, यही वैक्स फ्यूल की तरह एक्ट करता है। लेकिन सारा का सारा वैक्स फ्यूल नहीं बनता ना, थोड़ा थोड़ा वैक्स फ्यूल की तरह जलता है एंड बाकी का वैक्स धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तो आप यही वैक्स को कलेक्ट करो, उसका आप एक नया कैंडल बनाओ, तो वो जो नया कैंडल है उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, बिकॉज थोड़ा वैक्स फ्यूल के फॉर्म में जल भी गया। तो जब वैक्स जला, इट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। वैक्स जब जल जाता है वो केमिकल चेंज है, लेकिन जब वैक्स मेल्ट होता है वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल
इसमें दोनों चीजें दिखती हैं हमको, केमिकल चेंज भी दिखता है जहां पे वैक्स जल रहा है, एंड फिजिकल चेंज भी दिखता है जहां पे वैक्स मेल्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको मैंने यहां पे क्लियर करी। दूसरा, टमाटर अगर आप काट रहे हो तो टमाटर के आप जितने भी छोटे छोटे टुकड़े करो, मुझे एक बात बताओ, ये हर टुकड़ा है तो टमाटर, इसके केमिकल में कोई चेंज, कंपोजिशन में कोई चेंज आया नहीं, इसके अंदर अभी भी वही तत्व हैं जो बड़े वाले टमाटर में थे। उसके आप जितने चाहे छोटे टुकड़े कर दो, इतना सा टुकड़ा कर दो, उस टुकड़े में भी वही सारे तत्व हैं जो बड़े टमाटर में है। तो यहां पर भी चॉपिंग ऑफ टोमेटो या चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज है, आप सिर्फ उसकी साइज चेंज कर रहे हो, है ना। उसी तरह पानी को बॉईल करना, मान लो आपने आइस लिया, आइस को मेल्ट करके आपने वाटर बनाया, वाटर को आपने बॉईल करके स्टीम बनाया, उसको आपने फिर से स्टीम को ठंडा करके वाटर बनाया, उसको और ठंडा करके आइस बनाया। तो ये कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, यहां पे क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, चेंज ऑफ स्टेट। दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, यहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। इन सब में, ये जितना भी कुछ है सब में H2O ही रहने वाला है, H2O के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आ रही है आपको। उसी तरह से कांच का टूट जाना, यहां पर भी कांच के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, कितना भी छोटा टुकड़ा ले लो उसके अंदर वही चीजें हैं जो एक बड़े टुकड़े में है, या फिर जो पूरे बड़े कांच के पीस में थे। कितना भी छोटा पार्टिकल ले लो आप, उसके अंदर वही चीजें हैं, वही कंपोनेंट्स हैं, वही कंस्टिट्यूएंट हैं जो बड़े कांच में है। तो यहां पर भी कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा है, दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज होता क्या है, देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई चेंज नहीं आता, उसके अंदर जो तत्व हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कहां दिखता है, केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज मतलब ही केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज मतलब ही केमिकल रिएक्शन। चलो एग्जांपल के तौर पे मिल्क को, दूध को अगर मैं बाहर छोड़ दूं समर में, ठीक है, समर में थोड़ी गर्मी है, वातावरण गर्म है, मैंने दूध को बाहर छोड़ दिया तो दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा, उसमें से बास आने लगेगी, दूध खट्टा हो जाएगा। तो कहना ही से यहां पे कुछ नया केमिकल बना होगा, दूध के अंदर जो शुगर होता है लैक्टोज, वो ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो क्या यहां पर केमिकल में चेंज आया, यस, शुगर जो था वो कन्वर्ट होकर ब्रेक होकर एसिड बन गया, तो यस दिस इज अ केमिकल चेंज, दूध का फट जाना। उसी तरह से एक तवा था, उसको मैंने बारिश के मौसम में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ दिया एक हफ्ते के लिए, वो जंग पकड़ लेगा, तो यहां पर भी रस्ट हुआ, क्या हो गया, ये रस्ट, ये केमिकल चेंज है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया। रस्ट क्या होता है, आयन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, तो यहां पर केमिकल चेंज हुआ। उसी तरह से ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, ये जो द्राक्ष होती है, ग्रेप्स होती है, उसको आप 1-2 हफ्ता ऐसे ही छोड़ दो, घर के अंदर रख दो, तो खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, बास आने लगेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जहां पर ग्रेप्स के अंदर जो भी शुगर है, ग्रेप्स में शुगर है ना, आप खाते हो आपको मीठा लगता है, शुगर ब्रेक होकर बनता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। इसमें से आपको अल्कोहल का स्मेल भी आएगा, एंड यही फर्मेंटेशन वाइन मेकिंग में यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ग्रेप की वाइन बनती है, तो यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस, शुगर का कन्वर्जन इनटू अल्कोहल, यही प्रोसेस यूज करते हैं, केमिकल चेंज। और उसी तरह से डाइजेशन, हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब क्या है, आप जो फूड खाते हो वो फूड कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, आपने प्रोटीन खाया, आपने फैट खाया, जब वो चीजें अंदर जाती हैं, कॉम्प्लेक्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, इसको हम बोलते हैं फूड का डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपल फूड। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड्स, एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, क्या हो रहा है मेरे को, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपल फूड, ये भी क्या है, केमिकल चेंज जो अपने बॉडी के अंदर हो रहा है, डाइजेशन। अब यहां पर मैं 2 बातें बताऊंगा आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है। उन्होंने पानी को और ऑयल को कंपेयर किया है, हाँ दोनों लिक्विड हैं लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। पानी हम पीते हैं,
पानी की तरह आप तेल तो पियोगे नहीं, दोनों लिक्विड है, अरे प्यास लगी है चलो तेल पीते हैं, नहीं ऐसा तो आप करोगे नहीं। पानी का काम पानी करता है, तेल का काम तेल करता है। तेल को आप एक दिए में, दिवाली में दिया लगाते हैं ना, उसमें कभी कभी ऑयल भी यूज करते हैं, ऑयल का लैम्प, मतलब ऑयल कैन बर्न, है ना, बर्न हो सकता है। वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, आग को बुझाता है, तेल आग लगाता है, पानी आग को बुझाता है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। हालांकि दोनों लिक्विड हैं बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, तो दे आर डिफरेंट केमिकल्स। तो बेसिकली अलग अलग केमिकल्स जो हैं, अलग अलग तत्व जो हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, यही बात है ना। ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। आपको एक दिन ऑक्सीजन नहीं दिया, हाइड्रोजन चढ़ा दिया, चलेगा क्या? आप जिंदा रह पाओगे? नहीं। दोनों गैस है ना, दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऑक्सीजन का काम ऑक्सीजन ही करेगा, बोथ आर डिफरेंट, सिंपल। चलिए, तो यहां तक आपको कुछ बातें समझ में आई, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है, एंड केमिकल रिएक्शन से नया सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, है ना। चलिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंसेस। अब तक हमने मिक्सचर्स की बातें करी, सॉल्यूशन पढ़ा, कोलॉइड पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, टिंडल इफेक्ट पढ़ा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स भी पढ़ा। उसमें क्या क्या पढ़ा? एरोजोल, दो प्रकार का एरोजोल था, दो प्रकार का फोम भी था, और दो प्रकार का सॉल भी था, सॉलिड सॉल भी था, सॉलिड सॉल, सॉल एंड सॉलिड सॉल। एक ही बचा जेल, 1 2 3 4 5, और कोई रह गया क्या? एरोजोल, एरोजोल, फोम, फोम, सॉल, सॉलिड सॉल एंड जेल। एम आई मिसिंग समथिंग? लेट मी नो, एम आई मिसिंग समथिंग? लेट मी नो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 होने चाहिए कि 8 हैं? अभी जाके देख लेते हैं, चलो पीछे चलते हैं, अभी का अभी खत्म करते हैं इसको, विवाद ही नहीं चाहिए। कितने हैं? हाँ 8 है ना। 2 टाइप के एरोजोल हो गए, 2 टाइप के फोम हो गए, सॉल एंड सॉलिड सॉल हो गया, जेल हो गया, इमल्शन। 8 है, 8 इमल्शन रह गया, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन। चलिए बढ़िया, इमल्शन। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के हैं, एलिमेंट है और कंपाउंड है। एंड एलिमेंट जो है, दे आर द प्योरेस्ट सब्सटेंस, दे आर द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब आपको मैंने ऑक्सीजन दिया, अब ये ऑक्सीजन में, इसको आप और सिंपल फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते ना। मतलब आपने चलो इसको ब्रेक करके ऑक्सीजन का एटम ले लिया, ऑक्सीजन का एटम, उसको आप और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, ये लास्ट है, इससे ज्यादा टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंस। आपने अगर पानी लिया, H2O, H2O क्या है? कंपाउंड है, उसको आप तोड़ सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, लेकिन फिर अगर हाइड्रोजन का एटम लिया और ऑक्सीजन का एटम लिया, उसको आप और तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता है। द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। अब 118 एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल है। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, कितने ब्लॉक्स होते हैं वगैरह, उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसमें 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से 92 आर नेचुरल, जो नेचर में मिलते हैं, एज इट इज मिलते हैं। बाकी जो हैं वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, सिंथेटिक हैं, मैनमेड हैं, ठीक है। हालांकि कुछ रिसर्च बताती है कि 94 से लेके 96 एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं, मतलब एकदम स्मॉल क्वांटिटी में मिलते होंगे, लेकिन 94 से 96 भी आपको नेचर में मिलते हैं, नेचुरली बनते हैं। बाकी सारे हमने लेबोरेटरी में बनाए हैं, मैनमेड हैं, ठीक है। एंड ये जो एलिमेंट्स हैं, इसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स के बारे में कुछ बातें, नॉन मेटल्स के बारे में कुछ बातें हम करते हैं। आइए, मेटल्स की मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब जो बाहर से मैं देख सकता हूं, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है, उसको मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बोलता हूं, ठीक है। मतलब मेटल का एक टुकड़ा लिया तो उसको मैं अलग अलग प्रकार से ऑब्जर्व कर सकता हूं एक्सटर्नली, इसको मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बोलता हूं, ठीक है।
मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। आप किसी भी मेटल को अगर खराब भी हो गया, ठीक है, मेटल का आपके पास एक टुकड़ा है जो थोड़ा सा खराब हो गया, शाइन नहीं कर रहा है, उसको आप घिस दो, घिसने के बाद क्या उसमें वो चमक आ जाएगी। हाँ, दे हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटालिक लस्टर। मेटल्स ना खराब खराब भी होते हैं, कोरोजन होता है मेटल का, जंग लग जाता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको आप बस घिस दो, अच्छे से पॉलिश मारो, चमकने लगेगा, मिरर की तरह चमकेगा, आप अपना चेहरा देख सकते हो। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर। ठीक है। दूसरी बात, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स कड़क होते हैं, बट हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अलग अलग मेटल की हार्डनेस अलग होती है, कुछ मेटल बहुत कड़क है, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं। गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल, गोल्ड से भी सॉफ्ट। सोडियम की बात करो, उसको आप एक नाइफ से कट कर सकते हो बटर की तरह, ये क्या है, सोडियम। उसी तरह से पोटेशियम है, लिथियम है, ये जो मेटल्स हैं इनको आप काट सकते हो, हाथ से बेंड कर सकते हो एंड एक नाइफ से कट कर सकते हो बटर की तरह, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। तो हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मतलब लोहे लोहे को गर्म किया जाए, जो लोहार होते हैं, जो तलवार बनाते हैं, ठीक है, कटाना मेकर्स ऑफ जापान, स्टील को एकदम गर्म किया जाएगा और बाद में उसको दे धपाधप हथौड़े से मारेंगे, तब जाके वो चपटा होगा एंड उसकी बनती है तलवार। तो मेटल्स को मार मार के चपटा किया जा सकता है। कैसे? मार मार के चपटा, मार मार के चपटा, मा से मैलिएबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, मैलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ। क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ। एंड ये होता है सिल्वर लीफ। हालांकि सिल्वर लीफ सस्ता आता है और इसको खाया भी जा सकता है, एडिबल सिल्वर। तो ये आपकी जो मिठाइयां होती हैं उसके ऊपर जो चांदी का एक वर्क बोलते हैं, पतला एकदम लेयर, वो एक्चुअल चांदी होती है। आप एल्यूमिनियम तो खाते नहीं हो, वो चांदी ही है, एडिबल सिल्वर है। क्या है? एडिबल सिल्वर। और एक और बात आपको बताऊं, गोल्ड इतना मैलिएबल है, आपने अगर 1 ग्राम गोल्ड लिया और उसको आपने मार मार के चपटा करना चालू किया, आपने उसका गोल्ड का लीफ बनाया, तो 1 ग्राम गोल्ड 10 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकता है। इतना मैलिएबल है, इतना आप उसको चपटा कर सकते हो। ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी बीटन इनटू अ शीट ऑफ 10 स्क्वायर फीट। उसी तरह से एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है। मेटल्स के आप लंबे लंबे वायर बना सकते हो, टूटते नहीं है, वो खींच सकते हो आप मेटल को, है ना, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अगेन, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। याद रखो, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल, इट इज द मोस्ट डक्टाइल। ठीक है। वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम को खींच के आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इतना पतला वायर रहेगा, उसको एक्चुअली गोल्ड का थ्रेड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थ्रेड। एंड उसको कपड़ों में भी यूज करते हैं। कांचीवरम साड़ीज जो राजा महाराजा की वाइफ्स पहनती थी, महारानियां पहनती थी, उसमें गोल्ड का धागा यूज करते थे, तो जो शाइन आती थी। अरे कपड़े पहनते थे लोग गोल्ड के, गोल्ड की थ्रेड बना के, धागा बना के। इतना डक्टाइल मेटल है, डक्टिलिटी। ठीक है। दूसरी बात, एक छोटी सी एक्टिविटी यहां पे बताइए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफर करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं। मैंने यहां पे आग लगाई है, ठीक है, और मैंने यहां पे वैक्स के साथ एक छोटी पिन लगाई है, ठीक है, चिपकाया है। तो जैसे मैं यहां गर्म करूंगा तो ये गर्मी स्प्रेड होगी, गर्मी स्प्रेड होगी 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 होगी, पूरा वायर गर्म हो जाएगा, तो ये वैक्स मेल्ट होगा एंड ये जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। जो पिन है, छोटी सी पिन होगी ना ऐसी, वो नीचे गिर जाएगी। तो हम यहां पे क्या बता सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। लेकिन ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी अलग अलग मेटल के अलग होते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर एंड पुअर कंडक्टर लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब लेड और मर्क्यूरी इतना अच्छे से हीट को ट्रांसफर नहीं करते, सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छा करते हैं। आपने देखा होगा जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं, उनके नीचे कभी कभी कॉपर का एक लेयर होता है, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि आपका जो बर्तन है वो जल्दी गर्म हो जाए एंड खाना जल्दी पके। ठीक है। एंड जहां मैंने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, ज्यादातर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये जो मर्क्यूरी है इसका मेल्टिंग पॉइंट तो माइनस में है, तो वो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहेगा? लिक्विड रहेगा, है ना। एंड उसी तरह से
गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। आपके हाथ में आपका जो बॉडी हीट है उससे भी ये मेल्ट हो सकते हैं। यहां पे हाथ में क्या लिया, गैलियम। गैलियम को आप हाथ में रखो, थोड़ा सा उसको आप ऐसे ऐसे गर्म करो, मेल्ट हो जाएगा आपके हाथ में। These two metals will melt if you keep them in on your palm। ठीक है, चलिए उसी तरह से सीजियम को आप हाथ में मत लेना, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। आग लग सकती है आपके हाथ में, आपका बॉडी का मॉइस्चर यूज करके वो आग पकड़ सकता है, उतना ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत डेंजरस है, धमाकेदार है। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने बोला है, मेटल्स की वायर बनती है, कॉपर की वायर बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। मेटल्स कैन प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस एंड आर सेड टू बी सोनोरस। मेटल्स को मारो तो आवाज आएगा। अभी इधर मेरे पास कुछ मेटल नहीं है, मेरे पास एक इतना मजा नहीं आ रहा है इसमें, रुको रुको, एक चीज आपको दिखाऊंगा। अब मुझे बताओ आवाज आएगा क्या? आ रहा है आवाज? पता नहीं, ये जो माइक है ना थोड़ा नॉइज कैंसलेशन वाला है, तो आवाज उतना अच्छे से पकड़ता नहीं है। बट आप इसको स्ट्राइक करो ना, ये मेटल की तार है, उसको आप मारो तो आवाज आएगा। इसको बोलते हैं सोनोरिटी। मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। मंदिर का घंटा, स्कूल का घंटा, टिंग टोंग बजते हैं, दे प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग एंड इसको बोलते हैं सोनोरिटी, या फिर दे आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है ना, चलिए ये मेटल्स की बात की, अब मैं नॉन मेटल्स की भी बात कर लूं। ये पीरियोडिक टेबल है, आपको एक बात बताता हूं, ये जो आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो एक जिगजैग लाइन आपको दिख रही है, ये होते हैं मेटलॉइड, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल की मिक्स होती हैं। मेटलॉइड्स के लेफ्ट में सारे मेटल हैं और मेटलॉइड के राइट में नॉन मेटल हैं। तो आपको एक बात बताऊं, ये सारे यहां कितने, यहां तक पढ़ लो, ये सब क्या है, मेटल है। ये भी नीचे वाले, ये सारे मेटल हैं। तो आपका जो 118 एलिमेंट है उसमें से मैक्सिमम क्या है, मेटल्स हैं। फिर थोड़े से मेटलॉइड हैं, और ये जो हैं ये वाले। अच्छा, इनको नीचे वाले जो है ना, इनको मत पकड़ो। ये वाले जो है ना, ये वाले ग्रे में, इनकी प्रॉपर्टीज आर नॉट प्रॉपरली नोन, इसलिए उनको मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, उनको नहीं लेंगे हम। ठीक है, यहां तक लेंगे हम। तो ये सारे मेटल हो गए, ये सब मेटल हैं, फिर मेटलॉइड हैं, और फिर नॉन मेटल है। नॉन मेटल बहुत कम है, ठीक है, नॉन मेटल्स बहुत कम है। चलिए ये बात आपको समझ में आई। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लो। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ये चमकते नहीं है, शाइन नहीं करते, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन का क्रिस्टल होता है और वो चमकता है, शाइन करता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज वेरी हार्ड। डायमंड किसका बनता है, कार्बन का बनता है, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। बाकी सारे नॉन मेटल्स कैसे, सॉफ्ट है, आप उनको मारोगे तो वो टूट जाएंगे, दे आर ब्रिटल। उनको अगर आप मारो तो उनका चपटा शीट नहीं बनेगा, वो टूट जाते हैं, ब्रिटल हैं। दे आर नॉन डक्टाइल, उनका वायर बना नहीं सकते। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है, कार्बन का एक स्वरूप है, एलोट्रोप है। ठीक है, डायमंड भी कार्बन का एक एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। ठीक है, एंड ये दोनों एक्सेप्शन में है, डायमंड भी एक्सेप्शन में है, कार्बन का बनता है एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, एंड ग्रेफाइट भी कार्बन का बनता है एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सारे पुअर कंडक्टर हैं एंड दे आर नॉन सोनोरस। एंड एक और बात आपको बताना चाहूंगा, नॉन मेटल्स जो है इसमें तीनों मिलते हैं आपको, सॉलिड भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है, गैस भी मिलता है। ठीक है, गैसेस भी काफी सारे हैं, सॉलिड भी काफी सारे हैं, एक ही लिक्विड है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल
एंड मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। गैलियम सीजियम फिर भी सॉलिड है, 30 डिग्री से मतलब आसपास मेल्ट हो जाते हैं, 28-29 डिग्री पे मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज सॉलिड है। तो ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर हुई। एंड लास्ट बात करूंगा कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements which are chemically combined with each other in a fixed proportion। मतलब कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वाटर का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इनके अंदर H2O में, मुझे बताओ ये पानी कहीं से भी आए, बारिश का पानी हो, ग्राउंड वाटर हो, आपके नल का पानी हो, नदी का पानी हो, समुद्र का हो, लेक का हो, कहीं का भी हो, पानी का मॉलिक्यूल हमेशा H2O ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। कभी ये H4O या फिर H2O5, H2O4 ऐसा कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। हमेशा पानी क्या रहेगा? H2O। मतलब ये जो प्रोपोर्शन है ये फिक्स्ड है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये जो प्रोपोर्शन है 2:1 का रेशियो है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होता नहीं है। उसी तरह अमोनिया NH3, इसमें भी 1:3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला फिक्स्ड है, ये प्रोपोर्शन फिक्स्ड है। CO2 की बात कर रहा हूं तो 1:2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये फॉर्मूला फिक्स्ड है, ये प्रोपोर्शन फिक्स्ड है। एंड H2O2 तो ये 2:2 का रेशियो, मतलब 1:1 का ही हो गया, 1:1 का रेशियो है। 2:2 कैंसिल करोगे तो 1:1। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements chemically combined with each other in a fixed proportion। ये याद रखना है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, कंपाउंड क्या होता है। एंड एक लास्ट बात यहां पे की है मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस की। तो ये डिफरेंस तो आप समझ सकते हो, ये आपका होमवर्क है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। जो हमने अब तक पढ़ा वही चीजें यहाँ पे फिर से दोहराई गई हैं, तो ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क है। एंड उसी तरह से एक और चार्ट यहाँ पे दिया है, प्योर सब्सटेंसेस मुझे बताइए, एक तो एलिमेंट हो गए और कंपाउंड हो गए, ठीक है। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, उससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होता है, उसके कुछ एग्जांपल हैं। एंड कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब एक कंपाउंड को, H2O को आप तोड़ सकते हो ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड मिक्सचर में कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस की बात करें तो होमोजेनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एग्जाम्पल सॉल्यूशन, कोई भी टाइप का सॉल्यूशन होमोजेनस रहेगा। तो शुगर इन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। और हेट्रोजेनस में कोलॉइड आ गया, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ये सब मेरे पीछे छुप रहा है ना, हाँ, कोलॉइड और सस्पेंशन। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा, हेट्रोजेनस। तो ये आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया, ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन, प्योर एंड मिक्सचर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको सारी सारी बातें समझ में आई हैं, मजा आया है एंड समझ में आया है, यही बात है। और कोई बात रहेगी तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, बाय बाय।